हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हम लोगों ने ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए रस्ट का एक क्रैश कोर्स चला रखा है। इसकी ये थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जैसा आप देख सकते हैं, इसको खत्म कर लिया था। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको ओनरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अलग रखा है इसलिए कि आपको ये टॉपिक जो है काफी कंफ्यूजिंग होता है। रस्ट का नया टॉपिक है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, सोचा मैंने इस पे एक अच्छा सा ब्रॉडर वीडियो बना लेते हैं। तो सर, ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप इज सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स हाउ रस्ट प्रोग्राम मैनेजेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट वैसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बिकॉज अगर किसी ने ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जो जिसमें डायनेमिक टाइप होते थे, और वी कैन से मेमोरी अपने आप मैनेज होती थी। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता था जो आपकी मेमोरी को क्लीन करता रहता था। आपको उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट रस्ट में ऐसा नहीं होता है। रस्ट में मेमोरी मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें बताया वही चीज, ऑल प्रोग्राम्स हैव टू मैनेज द वे दे यूज कंप्यूटर रैम। तो कंप्यूटर की जो रैम है और वी कैन से मेमोरी है, हर प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो वो उस रैम को कितनी इफिशिएंट तरीके से यूज करेगा, मैनेज करेगा, इसको मैनेज करना पड़ता है। हर प्रोग्रामर को ये लिखना पड़ता है। Some language have garbage collector and that regularly looks for no longer use memory। तो कुछ लैंग्वेज होते हैं इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है। जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, उसके साथ ही वो लैंग्वेज उसके साथ बैकएंड में एक गार्बेज कलेक्टर ऐड कर देता है। ठीक है, तो वो आपके कोड के साथ ही होता है और वो हर थोड़ी देर पे चलता रहता है और आपकी मेमोरी जो फ्री हो चुकी है, ठीक है, उसको क्लीन करता रहता है। वो जैसा जावास्क्रिप्ट में होता है। एंड दूसरी ऐसी होती है जिसमें आपको मेमोरी मैनेज करना पड़ता है मैनुअली। ठीक है। इन अदर लैंग्वेज द प्रोग्रामर मस्ट एक्सप्लिसिटली एलोकेट एंड फ्री द मेमोरी। तो क्या कहता है, अनदर लैंग्वेज जैसे हमारी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उसमें मेमोरी एलोकेशन और फ्री करना प्रोग्रामर का काम होता है। उसे हर चीज लिखनी पड़ती है। अब मेमोरी यूज करनी है, अब मेमोरी यहाँ से फ्री करनी है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही अप्रोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, इनके कुछ ना कुछ फायदे थे। बट रस्ट ने थर्ड अप्रोच अपनाई है कि भाई ये दोनों ही काम हो जाए। जैसे क्या था, पहले में मेमोरी वो गार्बेज कलेक्टर कुछ चलता था तो प्रोग्रामर को इतना हेडेक नहीं लेना पड़ता था। वो सारा काम गार्बेज कलेक्टर करता था। बट सी प्लस प्लस में क्या हुआ कि प्रोग्रामर को हर एक चीज़ लिखनी है। अगर वो गलती से भूल गया कि यहाँ पे मेमोरी फ्री करो, तो मेमोरी फ्री नहीं होगी, आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा रैम यूज़ हो रही होगी, ठीक है? आपकी बहुत ज़्यादा रैम वो यूज़ कर रहा होगा, तो इतनी प्रोग्राम को ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसने मेमोरी फ्री नहीं की। जब उसको काम खत्म हो गया था, उस मेमोरी का फ्री कर देना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी दोनों टाइप में, ठीक है? क्या था कि आपका प्रोग्राम जो है उतना एफिशिएंट और फास्ट नहीं बन पा रहा था जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि उसमें गार्बेज कलेक्टर एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ था गार्बेज कलेक्टर का, जो उस कोड को बहुत ब्लॉटेड बना दे रहा था। सी प्लस प्लस में कोड बहुत क्रिस्प लिख के आ रहा था, लेकिन रन टाइम में उसकी एरर बढ़नी शुरू हो जाती थी। जैसे प्रोग्राम आगे फ्यूचर में ज़्यादा उस पे लोड बढ़ता था, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो पता चला कुछ मेमोरी फ्री करना भूल गया प्रोग्रामर, उसने नहीं लिखी। ठीक है, वो मैनुअली है, ह्यूमन एरर तो हो सकती है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। दैट्स व्हाई रस्ट जो लैंग्वेज है, सबसे बेहतर इसीलिए है क्योंकि ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ये नया है, ये इनका पहला है, ये लेके आए हैं। मेमोरी मैनेज करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका ये लेके आए हैं, जिसको ओनरशिप कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे खुद लिखा है कि रस्ट ने तीसरा अप्रोच अपनाया है, मेमोरी मैनेज थ्रू द सिस्टम ऑफ ओनरशिप। एक ओनरशिप का सिस्टम है, उसके थ्रू मेमोरी हमारी मैनेज होती है। वो क्या है, एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स एंड दैट कंपाइलर चेक। तो कंपाइलर जो आपको पता है, दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक कंपाइल टाइप होती है, एक डायनामिक टाइप होती है। तो जैसे सी प्लस प्लस वो पहले कंपाइल होती है, उसकी बाइनरी बनती है, फिर वो किसी मशीन में जाकर रन करती है, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट में रन करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलर इन्होंने कुछ ओनरशिप के सेट ऑफ रूल्स हैं जो कंपाइलर को चेक करने पड़ते हैं। तो कंपाइलर के लिए इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं जिन्हें हम ओनरशिप कहते हैं। वो उसे चेक करता है। अगर एक भी रूल वायलेट होता है तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपाइलेशन वाला फ़ायदा उठाया कि आपकी लैंग्वेज है वो कंपाइल टाइप बना दी, कि बिफोर रनिंग आपको उसे कंपाइल करना पड़ेगा। आप कंपाइल करते समय ना आप उसमें बहुत सारे रूल्स लगा के और भी चीज़ें चेक कर सकते हो कि भाई सही से मेमोरी मैनेज की है कि नहीं। जैसे सी प्लस प्लस में बंदे ने प्रोग्राम लिखा और उसने कहीं पर भी मेमोरी फ्री करना भूल गई। तो हम ऐसे नियम लिख सकते हैं कंपाइलर कि भाई अगर उसने मेमोरी फ्री नहीं की है तो उसे कंपाइल ही ना करो। तो रन टाइम में एरर आने की चांसेस कम है। बट सी प्लस प्लस क्या है ना, छूट देता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देता है। कि प्रोग्रामर अपने हिसाब से मेमोरी के साथ खेल सके। रस्ट ने उन सारी चीज़ों को, जो सी प्लस प्लस में बहुत सारी कमियाँ आ रही थी, कुछ कॉमन रन टाइम के एरर्स आ रहे थे जो, क्योंकि वो कंपाइलर के समय चेक कर सकते थे, वो उन्होंने वो रूल बना दिए। एक नया सेट ऑफ रूल्स लेके आए हैं दोस्तों। तो आपके कंपाइलर को काफ़ी पावरफुल बना दिया। ऐसे नियम बना दिया कि कंपाइलर और बेहतर तरीके से आपकी मेमोरी मैनेजमेंट को चेक कर सके। इसको ओनरशिप कहते हैं। और ये बोल रहा है कि नन ऑफ द फीचर ऑफ ओनरशिप विल स्लो डाउन योर प्रोग्राम। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्लो डाउन भी नहीं होगा, क्योंकि रन टाइम जो आखिरी में बाइनरी क्रिएट हुई, उसके साथ आपने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं रन किया डाला। आपने कंपाइलर को पावरफुल बनाया, कंपाइलर आपका बड़ा हो गया, कंपाइलेशन टाइम आपका बढ़ जाएगा, वो मैं मानता हूँ। कंपाइलर एक्स्ट्रा चीज़ें चेक करेगा तो आपको प्रोग्राम कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। बट एक बार कंपाइल हो गया, आपकी बाइनरी जो बाद में रन करेगी,
वो बहुत ही क्रिस्प होगी क्योंकि उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं डाला हुआ। अभी ये बता रहा है कि ओनरशिप नया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें थोड़ा-सा स्टार्टिंग में लर्निंग में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट मेरी वीडियो को आप देखेंगे ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, कोई डिफ़िकल्टी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो बट कह रहे हैं कि ये काफ़ी डेवलपर्स को हेल्प करता है क्योंकि उसको मेमोरी एफिशिएंट उसका प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है। एक बार आपने सीख लिया तो आपको इससे बेहतर लैंग्वेज कोई लगेगी नहीं। इसीलिए रस्ट को मोस्ट लव्ड लैंग्वेज लगातार 5 साल से मोस्ट लव्ड लैंग्वेज बाय द प्रोग्रामर क्योंकि प्रोग्रामर को ये बहुत हेल्प करती है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है बहुत सारी चीज़ें। लर्निंग कर्व स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्सेप्ट है नया समझने में डिफिकल्ट लगा बट एक बार समझ में आ गया देन दिस गोना बी आपकी मोस्ट लव लैंग्वेज है। आप कहोगे यार मेरे बहुत सारा काम ये खुद कर दे रही है, मेरा बहुत सारा हेडेक ये सॉल्व कर दे रही है। ठीक है दोस्तों, बट ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आने से पहले आपको मेमोरी मैनेजमेंट तो समझ में आना चाहिए। एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट होता कैसे है रैम में? आपकी मेमोरी कैसे एलोकेट होती है रैम में? तो उसके लिए स्टैक और हीप का, ठीक है, जो आप रैम की मेमोरी यूज़ कैसे करते हो वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब तो आप देखोगे ना ये स्टैक टाइप मेमोरी और हीप टाइप मेमोरी हमारी ये होती है, आपको पता होगा तब तो बताओगे ना उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? उसको बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा दोस्तों स्टैक एंड हीप। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले पूरा मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है किसी भी प्रोग्राम का, बी इट इन एनी लैंग्वेज, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये स्लाइड ओपन कर ली है मेमोरी मैनेजमेंट की। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आपको स्टैक, हीप एंड स्टैटिक मेमोरी बताएगा और इसे हम कैसे प्रोग्राम में मैनेज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको मैं सिंपल बहुत बेसिक से ले चलूँ कि सारी कन्फ्यूज़न अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कंप्यूटर रिसोर्स जब आपने पढ़े होंगे तो आपको सबसे मेन 2 चीज़ें तो पता ही चली होंगी। एक इनपुट यूनिट होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आप बचपन में पढ़ते हो सारी चीज़ें। साथ में कंप्यूटर में 2 चीज़ें और होती है, एक होती है जो कंप्यूटेशन करती है, दूसरी होती है जो उसको सेव करती है, मेमोरी होती है। सीपीयू होता है जो आपका प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटेशन करता है। मेमोरी क्या होता है, आपकी 2 तरह की मेमोरी थी, पर्सिस्टेंट एंड वोलेटाइल मतलब जो चीज़ें डाटा आपका सेव करके रखती हैं। सीपीयू कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, वो आप मेमोरी में सेव कर दोगे। सीपीयू प्रोसेस किस पे करेगा, जो मेमोरी में डाटा सेव होगा। तो समझ रहे हैं, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब मेमोरी पे आते हैं हम लोग, हमारी 2 तरह की मेमोरी होगी दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होती है हार्ड डिस्क और एसडीडी, पर्सिस्टेंट जो पर्सिस्ट करती है, जो लॉन्ग टाइम तक ये नहीं कि आपने लैपटॉप बंद कर दिया और उसमें जो चीज़ है उड़ गया। वो पर्सिस्ट करेगा जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे, वो डिलीट नहीं होता उसमें से। दूसरा होता है वोलेटाइल, बहुत ही वोलेटाइल होती है। आपने लैपटॉप बंद नहीं किया, आपने प्रोग्राम अपना क्लोज़ नहीं किया, वो सारा डाटा उसका उड़ जाएगा। तो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप इसके फीचर्स देख सकते हो, एक फास्ट होती है, एक स्लो होती है, ठीक है? अब उसका रीज़न भी है, उसको फास्ट एंड स्लो क्यों बनाया गया, वो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फास्ट एंड स्लो क्यों बनाया गया, वो तो हम बात करेंगे। पहले हमारा जो प्रोग्राम होता है, वो मैं बता दूँ, यही पे बताता हूँ चलो। तो पर्सिस्टेंट क्या होता है, अब आप हार्ड डिस्क में क्या सेव करके रखते हो? वो डाटा जो उड़े ना, जैसे आपने कोई वीडियो हार्ड डिस्क में डाल दी, आपने कोई फ़ोटो हार्ड डिस्क में डाल दी, ठीक है? वो हमेशा सेव रहेगी। बट रैम क्यों आया? ठीक है, हमें को सेव करना था, हार्ड डिस्क में पड़ा है, रैम क्यों आया? तो रैम इसलिए आया दोस्तों क्योंकि हमें एक बहुत फास्ट मेमोरी की ज़रूरत थी और आपको पता होगा रैम और हार्ड डिस्क हमारी दोनों के प्राइस में और साइज़ में बहुत अंतर होता है। ठीक है, रैम जो होता है अगर 3000 का करीब आ रहा है, अगर रैम वही जो प्राइस का आएगा वो आपको 8 जीबी का मिलेगा और उसी प्राइस में एसएसडी आपको 500 एमबी की मिल जाएगी। ठीक सॉरी 500 जीबी की मिल जाएगी। तो 500 जीबी और 8 जीबी में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो वो प्राइस का है कि आपको कैसे एक लैपटॉप बनाना है, तो उसमें रिसोर्सेज़ मेंटेन करना है, उसको अफोर्डेबल भी बनाना है ना। तो जो हमें हमारे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती है मेमोरी, उसको हम लोग रैम कहते हैं। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उसे बहुत फ़ास्ट चलना होता है, तो हमें एक फ़ास्ट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बट क्योंकि उसमें हम सारा डाटा जो हमें बाद में सेव करके रखना है, जो प्रोग्राम को चलाने में हेल्प नहीं हो रहा है, केवल हमें उसे सेव करके अपने लैपटॉप में रखना है, उस डाटा को भी उतनी फ़ास्ट मेमोरी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ही महँगा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 8 जीबी और 500 लाइक करीब 100 टाइम का फ़र्क होता है दोनों की साइज़ में। अब एक 3000 का मिला है उसको आप 100 10 टू कर दो कितना प्राइस और इतना बड़ा साइज़ में मेमोरी को फ़ास्ट बनाना पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो क्या होता, एक रैम होती 500 जीबी की, उसमें आप पर्सिस्टेंट डाटा भी रखते हैं और ये वाला भी करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जब रन करता है उसको बहुत फ़ास्ट मेमोरी की ज़रूरत चाहिए, बट बहुत फ़ास्ट मेमोरी बनाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा जो उसमें एक्सपर्टीज़ लगती है, जो रिसोर्स लगते हैं वो महँगी हो जाती है और वो एक अफोर्डेबल लैपटॉप बनाने के लिए सही नहीं, इसलिए 2 तरह की मेमोरी बना ली भाई, यूज़ केस के हिसाब से। ठीक है? आपको समझ में आ गया? ये हो गया हार्डवेयर कि हार्डवेयर कितना फ़ास्ट है, कितना फ़ास्ट आपको डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहा है। तो हमारी एसडीडी जो होती है या फिर हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसमें स्लो होता है, रैम में हमारा फ़ास्ट होता है, उसका हार्डवेयर इतना पावरफुल होता है। अब दोस्तों देखिए दूसरा आगे आया कि चलो रैम बहुत फ़ास्ट है। अब इन्होंने रैम को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि भाई हार्डवेयर तो आपका फ़ास्ट है बट उसको आप यूज़ कैसे करोगे उसके हिसाब से भी हम लोग फ़ास्ट एंड स्लो कर सकते हैं, ठीक है? कि जैसे अब आपका रैम आप ऐसे समझो दोस्तों, जैसे ये रैम है पूरी, आपको ये दिख रहा होगा ये पूरी रैम है, ठीक है?
पूरा जो रैम है और इसमें छोटे-छोटे सेल होंगे, ठीक है? मेमोरी क्या होगी, एक छोटे-छोटे सेल के फॉर्म में होती है। 0, 1, 1 उसमें सेव हो रहा होता है। जब वो चार्ज होगी तो फुल होगी तो 1 होगा, अगर वो खाली है उसमें चार्ज नहीं है तो 0 होगा। ऐसे मतलब बिहाइंड ये ऐसे काम करती है मेमोरी। अभी उसमें नहीं आता है, वो अलग टॉपिक है। तो क्या होगा कि छोटे-छोटे मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जिसको मिला के रैम बनती है। एक रैम को आप जब वीडियो जाके देखिएगा यूट्यूब पे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सेल्स होते हैं। अब उन हर छोटे मिलियंस ऑफ सेल्स का एक एड्रेस होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कर्नेल जो होता है आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उन सेल्स को मैनेज करता है। उनमें कोई चीज़ सेव कराना, उसमें से कुछ डिलीट करना, ये कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जानेगा कौन से सेल को डिलीट करना है? तो क्या करेगा उन हर सेल को एक एड्रेस दिया होता है, ठीक है? इस लाइन का इस रो में, ठीक है? इस कॉलम का इस रो ऐसे एड्रेस दिया होता है। और वो जो नंबर्स होते हैं क्योंकि मिलियंस में होते हैं तो बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, ठीक है? उनका एड्रेस थोड़ा ना बड़ा साइज़ का होता है। लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो इतना इस रो का, इस कॉलम का तो उन सारे एड्रेस काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि आपको कुछ सेव कराना है एज़ अ प्रोग्रामर जब आपको सेव कराना है तो मान लो मैंने लिखा लेट x इक्वल टू 3 जैसे मैं रैम में लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी प्रोग्राम में लिखता हूँ लेट x इक्वल टू 3 अब मेरे को 3 सेव कराना है, किसमें सेव कराना है? उस एड्रेस का नाम मैंने x रख दिया, एक एड्रेस बनाया जिसका नाम है x उसमें मैंने सेव कराया 3 अब वो 3 किसमें सेव होगा? वो जाके किसी एक सेल में सेव होगा। मान लो सेल है कोई लेट मी तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा लाइक अगर मैं लेट x इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो इसका रैम में एक्चुअली एड्रेस क्या होगा वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसने बताया कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते फिर हम उसका पॉइंटर को लेके डायरेक्टली उसका एड्रेस प्रिंट कराने का कोई तरीका नहीं है। हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे मैं उसके पॉइंटर को एक एड्रेस में डालूँगा एंड सेव कराऊँगा। तो वो हम लोगों ने देखा अभी उसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसी प्रोग्राम को यूज़ किया लेट x इक्वल टू 5 रखा उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया। देन मैंने एक पॉइंटर बनाया जो उसके एड्रेस को उठा के लाएगा और दिखाएगा एक्चुअली में रैम का एड्रेस क्या है। ठीक है? अभी इसको रन करेंगे, ठीक है? कार्गो रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं मैंने पहले प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5 ठीक है। एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस क्या है? ऐसा कुछ एड्रेस होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को मैं अ, यहाँ पे क्या करता हूँ, कि आगे कमेंट करके लिख ईज़ी होगा बाद में देखने के लिए। अभी देखिएगा क्या ये एड्रेस दोबारा चेंज होता है अगर दोबारा हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका एड्रेस दोबारा से चेंज हो गया। तो इस पे भी आएँगे हम लोग, बार-बार ये एड्रेस चेंज क्यों हो रहा है भाई? रैम का एड्रेस बार-बार चेंज क्यों हो रहा है? इस पे भी मैं आपको बताऊँगा क्या कॉन्सेप्ट है। पर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था ऐसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो ये 5 सेव हुआ है वो क्या हो रहा है, वो जाके हमारी रैम में सेव हो रहा है और रैम में कैसी दिखती है हमारी ऐसी होती है उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं। हर पॉइंट का एक बड़ा-सा एड्रेस होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसने एड्रेसेस दे रखे हैं और वो वहीं से डाटा उठा के लाएगा। बट क्योंकि आप इस एड्रेस के साथ पूरी प्रोग्राम नहीं लिख सकते, है ना? तो आपको उसको एक ऐसा रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। तो आप लिख लेते हो लेट x इज़ इक्वल टू 5 तो वो 5 को एक्चुअली इस एड्रेस पे सेव कराया। इस एड्रेस को वो x के साथ जोड़ देता है आपका कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये होते हैं हमारे रैम और अब आगे देखते हैं रैम मैनेज कैसे होती है दोस्तों। तो वो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, उनके कुछ एड्रेस होते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि रैम जो है वो एक है लैपटॉप की, उसके ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं 50 मतलब जितने आप चला पाओ, ठीक है? जितनी उसकी कैपेसिटी होगी आप चला लो, आप 3-4 प्रोग्राम तो एक साथ चलाते ही रहते हो। तो होता क्या है दोस्तों उसमें कैटेगरी डिवाइड होती है और पहले तो रैम पूरी वैसे खाली होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। हम उनके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। तो जब आपका कोई प्रोग्राम क्लिक करते हो, जैसे आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर खोला, ठीक है? या फिर आप कोई गेम खोलने जाते हो। तो जब आप ग गेम कोई ओपन करते हो दोस्तों ना, तो क्या होता है कि आपका जो गेम का प्रोग्राम होगा, जो बाइनरी होगी, ठीक है? जो आपने उसमें इंस्टॉल किया है, वो किसमें होगी? क्योंकि वो पर्सिस्टेंट वो हमेशा आपके लैपटॉप में पड़ी होती है। गेम तो हमेशा पड़ा होता है ना, कभी भी खोल सकते हो। तो वो होगा आपके हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से उस गेम की बाइनरी को, जो एक्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो उसको एक्जीक्यूट करती है, जैसे कोई प्रोग्राम हमने रन किया अभी तक क्रिएट कर रहे थे हेलो वर्ल्ड का, उसके बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो देखा था एक एक्जीक्यूटेबल फाइल बनती है ना दोस्तों, वो फाइल आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क में पड़ी है। जब आपने उसको ओपन किया, क्लिक किया एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके आइकन पे जब दबाओगे, तो उठा के वो उसको लाएगा रैम में। पहले कहाँ पड़ी है? पहले वो पड़ी हार्ड डिस्क में क्योंकि ऐसे तो वो डिलीट हो जाएगी रैम में होगी, रैम तो रुकता नहीं है, आपको पता है लैपटॉप बंद करते ही गायब हो जाएगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉपी होके आएगा आपके रैम में और वो जो कॉपी होके आएगा, वो एक कैटेगरी होती है स्टैटिक मेमोरी की, स्टैटिक, ठीक है? वो स्टैटिक टाइप में डाल देगा। हर प्रोग्राम की ना मेमोरी होती है, उसको अलग-अलग कैटेगरी में उसने डिवाइड किया। तो एक स्टैटिक टाइप की रैम की मेमोरी होती है, उसको उसने स्टैटिक डाला है कि भाई इसमें कुछ चेंज नहीं होने, वो एक बार आ गया फिर उसको चेंज नहीं होना। तो वो स्टैटिक मेमोरी में डालेगा, वो प्रोग्राम आ गया। अब दोस्तों जब वो प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा, लेट मी शो यू अगेन मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा प्रोग्राम हो गया। आपको भी पता है यहाँ पे एक्जीक्यूटेबल बनती है, मैं टारगेट में दिखा देता हूँ आपको जाके। टारगेट में डिबग में हम लोग जाते हैं, तो ये हमारी
मेमोरी मैनेजमेंट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा था, तो ये एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल बनी है। यहाँ पे EXE क्योंकि मैं विंडो में कर रहा हूँ तो एग्ज़ीक्यूटेबल यहाँ पे लिख दिया, आपके में अगर आपने उबंटू में किया होगा कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो ये एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल उठा के ये मेरे लैपटॉप में पड़ी होगी, जब मैं इसको रन करूँगा, तो ये जाएगा वहाँ पे। अब दोस्तों जब ये एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल स्टैटिक में तो पड़ गई, अब इसको वो रन करना स्टार्ट करेगा। मैंने बोला था जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो वो क्या करता है, मेन फंक्शन उसका ढूँढता है। प्रोग्राम का मेन फंक्शन ढूँढेगा और दोस्तों जैसे ही वो मेन फंक्शन कॉल होगा, हमको पता है कि वो मेन फंक्शन कॉल होते ही कुछ वैल्यूज़ जो उसमें लिखी हैं, वो मेमोरी में स्टोर करेगा। अब जैसे वो पहले ही लाइन पे लिखेगा लेट x इक्वल टू 5 तो 5 जो ये वैल्यू है, वो उसको कहीं पे स्टोर करेगा। ऐसे रैम की कोई मेमोरी होगी, कोई सेल होगा जिसमें वो स्टोर होगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा भाई x को एक x नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें 5 वैल्यू डालनी है, स्टोर करनी है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, तो उसको वो कैसे मैनेज करता है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। वो क्या करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उस प्रोग्राम के नाम पे एक स्टैक बनाएगा, ठीक है? जो उस प्रोग्राम के लिए स्टैटिक में एक प्रोग्राम डाला, उस प्रोग्राम का एक स्टैक होगा। स्टैक बोलते हैं उसको दोस्तों। उसमें क्या होता है आपके लैपटॉप की कंडीशन के हिसाब से लैपटॉप कितना पावरफुल है उस हिसाब से जैसे 4 1 जीबी सॉरी 1 एमबी, 2 एमबी या 4 एमबी, 5 एमबी कितना स्पेस देना है उस स्टैक की, उसकी एक अपर लिमिट होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है? हर प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके लैपटॉप की कंडीशन के हिसाब से उसकी अपर लिमिट फिक्स है। तो जैसे मेरे लैपटॉप की ये 4 एमबी देता है फॉर रस, ठीक है? तो उसने एक स्पेस डिफाइन कर दिया, एक बॉक्स बना दिया कि भाई ये 4 एमबी का बॉक्स है। इसको आप यूज़ करोगे अपनी जो वेरिएबल्स आएँगे, जो आप फंक्शन कॉल करोगे, उनमें जो मेमोरी चाहिए होगी, उसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है? अब वो स्टैक ये होता है दोस्तों, दूसरा पार्ट मैंने बोला ना हर प्रोग्राम का एक स्टैटिक बनेगा, जिसमें वो प्रोग्राम आके सेव होगा, फिर एक स्टैक होगा जिसमें आपके वेरिएबल्स स्टोर होंगे, आपके फंक्शंस जो कॉल करोगे वो स्टोर होंगे। वो कैसे होंगे? लेट मी शो यू। जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया। अब हमने यहाँ पे बता दिया कि ये स्टैक, ठीक है? 3 तरीके की मेमोरी होती है, हम लोग चलते हैं स्टैक में। मान लो ये एक 4 एमबी का स्टैक हमको दे दिया, मेरा रस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मैंने a इज़ इक्वल टू तो पहला फंक्शन जो फ्रेंड मेरा कॉल होगा वो मेन होगा। तो वो क्या करेगा वो स्टैक को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ जो स्टैक में मेमोरी सेव होती है या फिर डिलीट होती है उसका एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल होते हैं। मैंने बोला ना मेमोरी को फ़ास्ट बनाने के लिए आपने उसको फिज़िकली बहुत ही फ़ास्ट बना दिया। वो रैम हो गई हमारी। अब उससे भी फ़ास्ट, उससे भी प्रोसेसिंग फ़ास्ट चाहिए क्योंकि आपका ऑपरेटिंग जो प्रोसेसर होता है वो बहुत फ़ास्ट होते हैं आजकल के। उनको तुरंत मेमोरी चाहिए होती है कि फ़ास्ट वो अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को मैच कर पाएँ। तो मेमोरी भी आपकी इतनी फ़ास्ट होनी चाहिए। तो आपने रैम यूज़ किया व्हिच इज़ फ़ास्ट बट आप उसमें ऐसे रूल्स लिख सकते हो व्हिच कैन जो आपके डाटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए तुरंत मिल जाए, आपका डाटा तुरंत मिल जाए। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना दोस्तों, हर एक सेल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर सेल को एक नाम दे रखा है। अब आप एक सेल के एड्रेस को कॉल करोगे, वो उसको ढूँढने जाएगा, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको ढूँढने में टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वैसे मैनेज ही नहीं करता। जब आप आपने प्रोग्राम बनाया, उसने आपको एक स्टैक मेमोरी दे दी, आप उसने बता दिया भाई ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ही आपके इससे रिलेटेड सारी मेमोरी पड़ी होगी। इससे रिलेटेड इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अब जब ढूँढना होगा तो उसको पता है ना पहले उस बॉक्स के अंदर जाना है, फिर उस पॉइंट को ढूँढना है। तो इस ये देखिए कितना फास्ट कर दिया उसने। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक वेरिएबल को ढूँढने जाना होता पूरी रैम में, तो उसको मुश्किल होती। आपने एक डब्बा डिसाइड कर दिया भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये 500 सेल मान लो 4 जीबी 4 एमबी में 500 सेल आ जाते हैं कुछ, ठीक है? जो स्टोर कर सकते हैं। ये 500 सेल हैं, इन्हीं में आपका जो होगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड डाटा मिलेगा, ठीक है? ऑपरेशन किस पे हो रहा है? आपके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए क्या होगा? उस प्रोग्राम की मेमोरी चाहिए होगी, तो वो उस डब्बे में सेव है। तो स्टैक को वही डब्बा बताया जाता है दोस्तों और उसकी एक अपर लिमिट भी रखी जाती है। क्योंकि अगर आपने उसका साइज़ बड़ा ही करते चले गए, आपने पूरे रैम के बराबर कर दिया तो मतलब क्या हुआ? ठीक है? तो इसलिए उसका एक साइज़ फिक्स रखा जाता है। अब उस डब्बे में भी उसने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पूरे डब्बे में भी ढूँढना, इस पूरे 500 सेल में ढूँढना भी एक डिफ़िकल्ट काम, ठीक है? उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम ऐसे नियम बना सकते हैं कि भाई हमें केवल एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाना पड़े डायरेक्टली, हमें उसमें भी नहीं ढूँढना। तो उसने कह दिया भाई ये डब्बा ऐसा है कि इसमें सामान आपको ढूँढने नहीं जाना है, जो ऊपर रखा है उठा लो। जैसे जो सबसे ऊपर होगा आपको उसी पे प्रोसेस करना है। प्रोसेसर को बोल दिया भाई ये डब्बा है, इस डब्बे में मेरी काम की मेमोरी है और वो जो मेमोरी आपको चाहिए होगी एट द टाइम, वो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। वो कैसे? अब दोस्तों इसमें ऐसे सेव करने का रूल लिखा है कि जैसे आपने एक टेबल पे बुक रख दी, आपने 10 बुक रखी, एक के ऊपर एक रखते चले गए। अब जब आप बुक उठाओगे दोबारा, ठीक है? आप सेव कराओगे जो सबसे लास्ट में बुक होगी, उसको उठाने के लिए आपको सारी बुक्स पहले उठानी पड़ेंगी ना। तो इसमें क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले उसमें घुसा था, जो स्टैक में सबसे पहले मेमोरी घुसेगी, उसको निकलने में सबसे लास्ट में वो निकलेगी। अब ये बनाने का रीज़न क्या था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने दोस्तों बताया था कि सबसे पहला फंक्शन कौन-सा कॉल होता है हमारा मेन फंक्शन और मैंने बोला था कोड फिर लाइन बाय लाइन रन करता चला जाएगा, ठीक है? लाइन बाय लाइन वो कोड रन करता चला जाएगा और क्या हमें उसमें से कुछ डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी अभी? डिलीट जब हम करते हैं किसी प्रोग्राम में से चीज़ें ना, वो बैकवर्ड करते हैं।
अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये स्टैक है, ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये कैसे सेव कराएगा, स्टैक का हमें समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया ये प्रोग्राम चल रहा है, जाके ये एक डब्बा है इसमें से उठा लो। अब इस डब्बे में भी हमने और एफिशिएंट तरीका क्या निकाला, हमने कहा कि भाई इसमें जो बंदे को एट द टाइम ऑफ प्रोसेस जब वो प्रोसेस कर रहा होगा, सबसे ऊपर की चीज़ों से ही मतलब रखना है। ऊपर की चीज़ें जब तक हैं, तब तक उन्हीं पे प्रोसेस करना है। अब वो कैसे मैनेज होता है, लेट मी शो यू। क्या होता है दोस्तों, इन्होंने इस स्टैक को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है और पर्टिकुलर पार्ट आपको पता है कि जो आपका कोड होता है, उसको आपने बाउंड्रीज़ में डिवाइड कर रखा होता है। जैसे ये सिंपल सा प्रोग्राम देखें, तो इसमें हम लोगों ने 2 फंक्शन बनाए हैं। ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये किसी कोड ब्लॉक ऑफ कोड को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये सारी बाउंड्रीज़ हटा के पूरा लाइन से सारा कोड लिख देता, तब भी वो कोड होता। बट क्योंकि उसमें हमें अच्छे से मेमोरी मैनेज करनी थी, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है उस पूरे कोड को, इसलिए हमने उसे उसमें बाउंड्री में डाल दिया और उन सारी बाउंड्री को एक नाम दे दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये उसको बेहतर तरीके से मेमोरी मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। कैसे? जब मैं मेन फंक्शन कॉल करूँगा, तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया स्टैक को कि बहुत सारे पार्ट में और हर फंक्शन की अलग मेमोरी होगी। मैंने क्या कहा, भाई हर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एक कोड ब्लॉक का और हर कोड ब्लॉक को कुछ मेमोरी चाहिए होती है। तो मैंने कहा कि हर कोड ब्लॉक को मैं अलग डब्बे में सेव करूँगा, ठीक है? तो ये जो एक पहला डब्बा होगा वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डब्बा दूसरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा तीसरे को, ठीक है? समझ में आया कि डब्बे हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, आपको भी पता है सबसे पहला प्रोग्राम में कौन-सा चलता है, मेन फंक्शन चलता है। तो दोस्तों ये मेन फंक्शन ओपन हुआ, ठीक है? मैंने मेन फंक्शन आया, आपको पता है सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा और बुक जब हम रखते हैं टेबल पे, सबसे पहले जो बुक रखी जाती है वो सबसे नीचे होती है। तो सबसे नीचे वाला जो डिब्बा है, वो मतलब इसके ऊपर से जैसे आप समझ लीजिए सिलेंडर है, इसमें केवल ऊपर ही ढक्कन है। कोई चीज़ आप रखोगे सबसे नीचे पहले जो सबसे पहले रखोगे सबसे नीचे आएगी ना, सबसे नीचे आया हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आया फिर उसने कहा भाई ए और बी नाम का वेरिएबल उसने ये चीज़ें सेव करा दो, तो मैंने एक स्पेस दे दिया ए को, एक स्पेस दे दिया बी को, ठीक है? फिर उसने कह दिया तीसरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम, ठीक है? मैंने कहा सम है। अब उसमें क्या सेव कराना है? मैंने कहा क्या सेव कराना है? उसने कहा ये फंक्शन कॉल करो पता क चलेगा इसमें क्या सेव कराना है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, पहले ये फंक्शन चलाओ और वो जो रिटर्न करे, वो जो उसमें रिटर्न आया उसको इसमें सेव करा दो सम में, ठीक है? तो भाई हमने कहा ठीक है। हमने ये फंक्शन चलाया। अब ये फंक्शन होगा वो अलग डब्बे को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये दूसरा फंक्शन हमने डाला ना उसके ऊपर, तो दूसरी बुक रखेंगे तो वो उसके ऊपर आएगी। तो मैंने कहा ये ऐड नंबर्स। अभी ऐड नंबर में मैंने क्या किया, एक एक्स की वैल्यू 10 दी, वाई की वैल्यू 20 दी। मैंने बताया था ये जो हमने वहाँ पे वैल्यू सेव की, अब यहाँ पे अलग वेरिएबल बनेगा एक्स और वाई नाम का, उसमें वैल्यूज़ क्या आई 10 और 20 आई एंड तीसरा मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट। अब इसने कहा रिजल्ट में क्या सेव कराना है, एक्स प्लस वाई को सेव कर प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट इक्वल टू मेरे को 30 लिखना चाहिए था, गलती से मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे रिजल्ट सेव होगा। फिर दोस्तों ये कह रहा है कि रिजल्ट को रिटर्न मार दो, ठीक है। आगे जब ये लाइन कहेगा कि रिजल्ट में 30 हो गया, फिर कहेगा रिजल्ट को रिटर्न मार दो। रिजल्ट को वो रिटर्न मारेगा कहाँ जाएगा? रिजल्ट को जब रिटर्न मारेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे रिजल्ट का रिटर्न आया तो वो सम में क्या सेव करा देगा 30, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू 30 फिर सम इज़ इक्वल टू 30। उसके बाद क्या होगा ये हमारी बाउंड्री हो गई क्लोज़। आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये बाउंड्री हमारी क्लोज़ हो गई। अब ये जैसे ही स्कोप यहाँ इसका खत्म हुआ, मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि ये फंक्शन अब यहाँ से सारा इसका काम खत्म है, इसको डिलीट मार दो। तो ये वाला जो स्पेस है ये हमारा अब खाली हो जाना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं सम की जगह पे हमारा 30 आ गया और ये जो स्पेस था वो खाली हो गया। ठीक है? और हम फिर से आ गए किस पे? अपने मेन फंक्शन पे। अब दोस्तों आगे आए तो ये प्रिंट करा देगा इसकी वैल्यू सम की और फिर ये स्कोप भी खत्म हो गया और ये हमारा मेन फंक्शन भी अब डिलीट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे फिर अगर देखा जाए आगे मैं अगर बनाता तो ये स्टैक पूरा खाली हो गया। मतलब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम मेन फंक्शन खत्म होते ही हमारा प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा। प्रोग्राम क्लोज़ होगा तो ये हमारा पूरा स्टैक मेमोरी भी रैम क्या होगा वो खाली कर देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ये जो स्टैक आपको बताया था अब जैसे स्कोप खत्म वो फंक्शन की मेमोरी डिलीट तो हमने साथ में डिलीट भी करते चले गए। अब आप देख सकते हैं रैम में जो मैंने मेमोरी स्पेस सेव किया था, यहाँ पे जो ये मेमोरी मैंने यूज़ की, उसका काम खत्म होते ही मैंने उसको डिलीट भी की। ये डिलीट करने का जो रूल है, ठीक है? ये हमारी मेमोरी सेफ्टी को सही से मैनेज करता है। और जैसे ये खत्म हुआ, ये मैंने डिलीट मार दिया, ये मेल मैंने डिलीट मार दिया। अब क्या हुआ पूरी रैम अपने आप खाली हो गई, रैम फ्री हो गई। तो देखिए कितना एफिशिएंट तरीका है। ये जो स्कोप का रूल आया वो आपकी रैम को मैनेज करने का कितना एफिशिएंट तरीका है। अब यहीं आप सोचो कि इस फंक्शन में मैं एक और फंक्शन कॉल कर देता। मैं फिर से ऐड नंबर फंक्शन या दूसरा एक फंक्शन बनाया होता वो मैं इस फंक्शन से कॉल कर देता। तब क्या वो डिलीट होती? नहीं होती। क्योंकि वो उसका स्कोप खत्म होने से पहले वो भेज देती दूसरे फंक्शन में। मैं रिजल्ट इक्वल टू दूसरे फंक्शन में कॉल कर देता। अब उसका स्पेस यहाँ पे सेव होता आके दोस्तों इसके ऊपर। और जब वो क्लोज़ होता है, अब क्या होता है पहले वो पूरा फंक्शन रन करता है ना, जब तक उसका स्कोप क्लोज़ नहीं होता, ये फंक्शन हम डिलीट नहीं कर सकते थे। इसके स्पेस की हमें अभी पता नहीं कि इसको खत्म करना है। पहले वो उस फंक्शन में जाएगा, उसको करता और उसका जैसे स्कोप खत्म होता, वो डिलीट होता, फिर आता है इसका स्कोप खत्म होता, ये डिलीट होता, फिर ये डिलीट होता। आप देख सकते हैं, जो पहले घुस रहा है, उसको एक्चुअली डिलीट करने की जो ज़रूरत पड़ रही है, वो सबसे आखिरी में पड़ रही है।
ठीक है? मेन तभी डिलीट होगा जब ये सारे फंक्शन चल चुके होंगे, तभी तो ये मेन का आखिरी लाइन चलेगी और फिर इसको डिलीट करेगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट इन लास्ट आउट बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ मैनेज कर पाता है। आपका जो प्रोसेसर होता है उसको कुछ नहीं करना, उसको पहले एक के ऊपर एक चीज़ें डालते चले जाना है एंड देन डिलीट करते चले जाना है, वो प्रोग्रामर को खुद लिखना है। तो ये आपकी रैम को यूज़ करने का बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही फास्ट तरीका हो जाता है। और दोस्तों इतना ही होता अगर तो फिर हमें कोई डिफ़िकल्ट ही ना होती। अगर हमें केवल इतना ही करना होता तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होती। प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब हमें ज़्यादा बड़ी इनडेफिनिट साइज़ की मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है। तो मैंने जो अभी तक आपको टाइप बताए थे वो सारे डिफिनिट साइज़ के टाइप बताए थे, है ना? आपको मैंने बताया था इंटीजर क्या होता है, ठीक है, अरे क्या होता है, ये सारे इनके साइज़ फिक्स थे। अभी कुछ ऐसे टाइप आते हैं, कुछ ऐसा डाटा भी हमें रैम में यूज़ करना पड़ सकता है, ऐसा चीज़ें प्रोग्राम में लिखी होती हैं, जो काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं। जब आप कभी टास्क मैनेजर में जाना और देखना कि आपका विंडो जब आप कोई ब्राउज़र चलाते हो, वो 1-1 जीबी तक रैम खा रहे होते हैं। उनका रैम यूटिलाइज़ेशन 1 जीबी तक हो रहा होता है। अब आप मेरे से कहोगे, भाई जब 4 एमबी 5 एमबी स्टैक यूज़ कर पाना फिक्स है हमारा, तो वो 1 जीबी कैसे यूज़ कर पा रहा है? ठीक है, रैम वो 1 जीबी कैसे खा रहे हैं? तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि आपके प्रोग्राम में कभी-कभी बहुत बड़े डाटा साइज़ की बहुत बड़ा डाटा भी को डील करना, उसको प्रोसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, आपका प्रोसेसर छोटे-छोटे डाटा को प्रोसेस करने के लिए ही थोड़ी ना बना है, बड़े डाटा साइज़ को भी प्रोसेस करने के लिए बना है। पर दोस्तों आपको भी पता है, अगर मैं स्टैक का साइज़ बढ़ा दूँ, बड़ा डाटा यहाँ पे टाइप कोई सेव करा दूँ और इस स्टैक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ, तो फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है, जो बहुत फ़ास्ट प्रोसेसिंग हो पा रही है क्योंकि फर्स्ट इन लास्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, क्या वो हो पाएगा? आपका स्टैक ये जो है, ये जो डब्बा है, इसका साइज़ 4 एमबी की जगह पे 1 जीबी कर दो, ठीक है? जैसे क्रोम यूज़ कर रहा है। अब 1 जीबी में भी तो हर आपके प्रोसेसर को फिर 1 जीबी में मान लो 1 लाख आपके सेल्स आ गए, उन सारे सेल्स में आके ढूँढना, तो वो स्लो हो जाएगा ना। तो ये स्टैक का यूज़ करते-करते जैसे मैंने बोला था ना कि वो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए उन्होंने रैम बनाया और हार्ड डिस्क बनाया। अब ऐसे ही यहाँ पे स्पीड को मैनेज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट तो मैनेज होनी नहीं, स्पीड को मैनेज करने के लिए इन्होंने स्टैक बनाया और दूसरा एक टाइप बनाया दोस्तों हीप। तो स्टैक और हीप के बीच में जो टसल है, वही मेमोरी मैनेजमेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि स्टैक को कैसे यूज़ करना है, हीप को कैसे यूज़ करना है। वो समझ गए आप तो आपकी प्रोग्रामिंग में आगे की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत ईज़ी हो जाएगी। दोस्तों स्टैक का हो गया कि भाई स्टैक में पता है भाई बहुत एफिशिएंट तरीके से प्रोसेसर को मेमोरी प्रोवाइड करा पा रहा है इसलिए उसको हम 4 एमबी 10 एमबी से ज़्यादा नहीं रख सकते। बट हमें स्टोर तो बड़ी चीज़ें भी करानी है। तो इन्होंने क्या कहा भाई पॉइंटर्स का यूज़ करो। कैसे? लेट मी शो यू। इसको एग्ज़िट मारते हैं और मैं अपने प्रोग्राम में आपको लेके चलता हूँ। जैसे एक्चुअली जो इसका जो सेल था वो क्या था? सेल का एड्रेस ये था, ठीक है? 0x95F4DA बट हमने उसका नाम क्या रख दिया एक्स, ठीक है? तो एक्चुअली जो एक्स है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो बोल रहा है भैया 5 जो है वो इसमें सेव है, ठीक है? ये तो एलिस है, एलिस मतलब क्या होता है बहरूपिया जो उसका दूसरा नाम हमने दे रखा है एक्स। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि भाई स्टैक में आप कुछ जो आपके वेरिएबल्स बहुत बड़े होंगे, आपको ऐसा डाटा टाइप स्टोर करना है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। ऐसे डाटा टाइप को आप स्टैक में सेव नहीं करा सकते, वो स्टैक टाइप डाटा टाइप नहीं है। 2 तरह के डाटा टाइप होता है, एक स्टैक टाइप, एक हीप टाइप। उनको आप हीप में स्टोर कराओ, हीप मतलब होता है एक भाई ढेर, कूड़े का ढेर, किसी चीज़ का ढेर। तो उन्होंने कहा भाई आप हीप से डाटा सेव कराओ और वो जो जहाँ पे जिस एड्रेस पे सेव है, उस एड्रेस को आप स्टैक में आके पॉइंट आउट कर दो। तो जब उस मेमोरी को यूज़ करना होगा तो वो स्टैक में आके देखेगा भाई हाँ, इसको यूज़ करना है और वो जाके हीप से डाटा को उठा के लाएगा। ठीक है? क्योंकि वो ठीक है उसमें टाइम लगेगा इस हीप में ढूँढने के लिए, बट कम से कम 1-2 डाटा टाइप ही हमको ऐसे चाहिए होंगे ना जिनका साइज़ बहुत बड़ा है। बाकी सारे डाटा टाइप तो उसको ईज़िली वहाँ पे स्टैक में मिल जाएँगे। ठीक है? तो फॉर दैट उन्होंने हीप का कॉन्सेप्ट लाया। आगे चलते हैं मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको। अब हीप क्या होता है? मैंने बोला था बहुत सारे ऐसे डाटा टाइप होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और डायनामिक होते हैं। जैसे उसमें से एक था स्ट्रिंग डाटा टाइप दोस्तों, ठीक है? अब स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या करता है? तो मैं आपको अगर ये डायग्राम दिखाऊँ, तो तीसरा इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है हीप। एक्चुअली दोस्तों ये बॉक्स नहीं होता है। हीप का क्या होता है? वो खुला होता है। उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं है। आप बॉक्स बनाओगे मतलब उसका साइज़ फिक्स करना पड़ेगा, साइज़ बताना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने रिप्रेज़ेंट करने के लिए बता दिया कि क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, तो उनको अलग-अलग बट हीप क्या होता है? पूरी रैम को ही रिप्रेज़ेंट करता है। हीप क्या करेगा? उसका एक एड्रेस होगा, ठीक है? वो रैम में कहीं भी सेव करा सकता है। अब आपकी रैम जितनी खाली है, आप बोलोगे मेरे को हीप में इतना ये डाटा टाइप है, हीप इसका मेरे को इतनी चलनी है। तो वो कहीं आएगा ये रैम में एक सेल का वो बनाएगा, जितने सेल में वो सेव हो पा रहा होगा। मान लो 1 सेल में नहीं, वो 50 सेल में सेव हो पा रहा है, बहुत बड़ा डाटा है। या फिर वो डाटा टाइप 100 सेल ले रहा है, तो 100 सेल का एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है? उनको एक बॉक्स बनाएगा और उनका एड्रेस उठा के लाएगा और किसमें स्टैक में उसको पॉइंट आउट कर देगा या पॉइंटर डाल देगा उसका, ठीक है? तो ये हीप का कोई साइज़ नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। बस वो मैंने रिप्रेज़ेंट किया था रैम को कि आपको दिखा सकूँ कि भाई देख प्रोग्राम 1 है, उसका एक स्टैटिक होगा, एक उसका स्टैक होगा, बट हीप सबका क्या होगा, एक चल रहा होगा, ठीक है? दूसरा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा सॉरी मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया आपको मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़ करके गलत बोल दिया। एक्चुअली वो एक प्रोग्राम का जो होगा हीप वो एक चल रहा होगा, ठीक है?
क्यों? क्योंकि आप भी उसको भी आप मैनेज कर सकते हो ना सही से, कि भाई वहाँ पे एक हीप होगा उस प्रोग्राम का, तो आप वहाँ पे जाके ईज़िली सर्च कर सकते हो। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, सबका स्टैक है, हीप है, स्टैटिक चल रहा है, आप देख सकते हैं प्रोग्राम 4 जितने प्रोग्राम उस रैम में आ सकते हैं। आपने 5 प्रोग्राम चलाया, छठा प्रोग्राम चलाया मान लो और उसने कह दिया भाई अब तो स्पेस ही नहीं बचा रैम में, छठा प्रोग्राम कहाँ से लेके चले आए? तो आपका वो प्रोग्राम लैग कर रहा होता है, उसमें क्या एरर आ रही होगी, वेट की एरर आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि हीप टाइप, डाटा टाइप कैसे इस चीज़ को कर रहा होता है। तो हमने क्या कहा, इसको बड़ा कर लेते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, हमने हीप को भी अलग एक डब्बा दिखा लिया स्टैक का। तो पहले हमारा प्रोग्राम आया मेन में गए, उसने मेन फंक्शन बनाया, एड्रेस ए, बी वो जो जैसे हमने किया था। फिर उसने सम बनाया और सम के बाद इसने एक फंक्शन कॉल कर दिया, उस फंक्शन बन गया यहाँ पे सॉरी, ये फंक्शन वैसे ही चल रहा है जैसे अभी पिछला चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। फिर फंक्शन गया ऐड नंबर्स और उसमें गया, अब वो फंक्शन जब कॉल हुआ, इसने सम ने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, अब पहले वो फंक्शन में आएगा। आप देखिए ये अभी ये पूरा आपका बचा हुआ है, हीप वैल्यू ये सारा बचा हुआ है, बट ये पहले इस फंक्शन को चलाने आएगा। जैसा हमारा लाइन बाय लाइन चलता है। अब वो फंक्शन में एक्स एंड वाई की वैल्यू डाली एंड देन तीसरा जो डाटा टाइप है दोस्तों इसमें, इसमें पहला है एक्स दूसरा है वाई, दोनों कौन सा है स्टैक टाइप। तीसरा उसका रिजल्ट होगा वो भी स्टैक टाइप होगा, ठीक है? अब जो उसका चौथा आया दोस्तों, ठीक है? मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखना भूल गया, मेरे को लिखना चाहिए था, सॉरी। चौथा उसने डाटा टाइप बनाया, ठीक है? उसका नाम रखा हीप वैल्यू 2। अब हीप वैल्यू 2 को हीप टाइप बताया। ये दोस्तों जब हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ये डायनामिक डाटा टाइप है। इसमें जो इसकी जो साइज़ है, वो कंपाइलर को पता नहीं कंपाइल करते, इसका साइज़ बहुत हो सकता है, ठीक है? जैसे आपको पता है 32 का साइज़ क्या है? एक फिक्स है, ठीक है? बट इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और काफ़ी बड़ा हम कर सकते हैं। अभी मान लो हमने कम वैल्यू डाली है, इसमें वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसने कहा कहा उसने नाम रखा हीप वैल्यू 2 और उसमें क्या स्टोर करा है इसने? इसने इस बार इसमें वैल्यू नहीं स्टोर कराई। इसमें इस बार उसने क्या किया है, हीप में जाके डाटा डाला है और उसका जो एड्रेस आया है, वो यहाँ पे स्टोर कराया है एक्चुअली एक में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट आउट कर रहा है इस एड्रेस पे, कहा है भाई उस एड्रेस को जाके यूज़ कर लो। अब इस एड्रेस का एक फिक्स साइज़ है, तो ये क्या होगा इसको स्टैक में हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक स्टैक में तो उसने बहुत स्टैक की 4 एमबी में से उसने बहुत छोटा-सा पार्ट लिया। बट ये बहुत बड़ा डाटा उसने हीप में डाल के रखा, ठीक है? अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसने हीप में सेव कराया, फिर उसने प्रिंट करा दिया हीप को प्रिंट करा दिया होगा। फिर उसने जो रिज़ल्ट था, मैंने जो यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने लिखना भूल गया, उस रिज़ल्ट को उसने क्या करेगा, उसको फेंक देगा और हम कहेंगे रिटर्न मार देगा कहाँ पे सम में। तो अब सम में ये रिज़ल्ट की वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी जो कि होगी 30, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो जैसे इसको रिटर्न कराएगा, वो सम में आके 30 स्टोर करा देगा एंड देन फिर इसका स्कोप खत्म। इस एड्रेस का स्कोप खत्म ही होते ही ये वाला क्लीन हो जाएगा पूरा। ये जब क्लीन होगा, तो इस हीप की वैल्यू को भी क्लीन करेगा। अब उसी जगह पे बहुत सारे रूल्स आते हैं। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ अभी तक ये सी प्लस प्लस में भी ऐसे चलता है और रस्ट में भी ऐसे चलता है और आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी भी चलता है। अभी आप रस्ट में कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया। इस हीप की वैल्यू को जो डिलीट किया गया है ना, इसको कैसे डिलीट करना है, इसका जो प्रोसेस है यही ओनरशिप है, इसी को ओनरशिप से हम मैनेज करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको अलग तरीके से कर रखा है। इसी को दोस्तों हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि स्टैक में जो चीज़ होगा, स्टैक में जो भी डाटा सेव होगा, वो जैसे ही आपको पता है ये फंक्शन अपना स्कोप से बाहर जाएगा, वो डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे होता है, जो भी स्टैक डाटा टाइप है, वो फंक्शन जैसे आउट ऑफ स्कोप गया, वो सब कुछ डिलीट करता चला जाता है। इसमें कुछ भी नया नहीं रस्ट में। बट ये जो हीप का डाटा जो यहाँ पे, ये तो आपने ना यहाँ से इसको डिलीट मार देगा। क्या करेगा हीप वैल्यू 2 और इसमें जो एड्रेस सेव है इसको डिलीट मार देगा। बस इस एड्रेस पे जो डाटा सेव था वो तो एक रैम खा रहा था, उसको डिलीट करने को मैंने कुछ लिखा। मेरे को कुछ लिखना चाहिए था ना कि भाई इसको भी जाके डिलीट करो। उसको हमने डिलीट नहीं किया। अब ये सारी प्रोग्रामिंग इस चीज़ को डिलीट करने का अलग मेथड यूज़ करती है, अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करती है, यहीं पे सारी भसड़ है। ठीक है दोस्तों। मैंने कहा कि चलो रस्ट ने कुछ लिख रखा होगा, कुछ तरीका होगा, मैंने वो हीप भी डिलीट की क्योंकि उसका यूज़ तो खत्म हो गया अभी। मैंने उसको प्रिंट कराया, उसको डिलीट करना है। तो आगे आया सम में वैल्यू 30 आ गई, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया। देखिए हीप भी अपने आप डिलीट हो गया। अभी अपने आप नहीं हुआ दोस्तों, इसका एक रूल है पूरा, जिसको हम रस्ट में ओनरशिप बोलते हैं। कंपाइलर ने आपकी जगह पे कुछ कोड उसको दे रखा है, वहाँ पे कोई एक चीज़ कॉल करा रखी है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वही मेन मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे तो इसने वैल्यू हीप 30 सेव करा दी। इसके बाद ये प्रोग्राम आगे भी तो चलेगा। ये क्या करेगा, प्रिंट एलन कराएगा इसको और प्रिंट एलन कराएगा इसको, हीप की वैल्यू, ठीक है? तो लेट मी चेक। अच्छा सॉरी, तो ये यहाँ पे जैसे कॉल है, फिर यहाँ पे इसने एक और डाटा टाइप बनाया जिसमें हीप वैल्यूज़ का नाम रखा और उसमें इसने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग टाइप भी हीप में स्टोर होती है। उसमें इसने क्या करा है, सेव करा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों? तो उसका ये पॉइंटर यहाँ आ गया एंड देन उसको प्रिंट कराया और जैसे ये क्लोज़ होगा, तो ये सारा उसके बाद ये देखिए मेन जैसे आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो ये डिलीट होगा, ये सारा डिलीट। तो ऐसे ही स्टैक और हीप आपका मैनेज होता है, आपकी मेमोरी ऐसे मैनेज होती है कि प्रोग्राम में। तो ये मैंने स्टैक और हीप आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों।
अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हीप जो खाली रह जाती थी, मैंने बोला ना ये डैंगलिंग हो जाएगी। अगर ये हीप यहाँ खाली पड़ी रही, लटकी रह गई, हमने ये डिलीट कर दिया, तो ये जो हीप खाली थी, आपका गार्बेज जावास्क्रिप्ट में क्या होता है गार्बेज कलेक्टर होता है। वो गार्बेज कलेक्टर आके चेक करेगा कि भाई कोई हीप ऐसी है जो कहीं स्टैक में वो स्टैक में जाके चेक करेगा कि कोई हीप डाटा टाइप इस नाम का है। तो देखेगा भाई ये हीप पड़ी है, उन सारे हीप्स को मैच करेगा क्या वो स्टैक में भी अभी यूज़ हो रही है। अगर स्टैक में किसी फंक्शन में वो कॉल नहीं हो रही होगी, तो उसका पॉइंटर नहीं दिखेगा, तो वो क्या करेगा उसको अपने आप डिलीट मार देगा। तो गार्बेज कलेक्टर ऐसे काम करता है दोस्तों। कि भाई ये तो गार्बेज रह गया पड़ा हुआ है, इसको तो डिलीट नहीं किया, ठीक है? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि भाई इस मेरे हीप को डिलीट करो। मेरा क्या करेगा ये जैसे उसका स्टैक हमारा चलता है, वो इस फंक्शन को आगे हटाएगा, इसका स्कोप खत्म हुआ, तो इसके इस पॉइंटर को यहाँ से हटा देगा, बट ये तो यहाँ पे डैंगलिंग पॉइंटर है ना, ठीक है? ये तो यहाँ पे हीप खाली गार्बेज पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए गार्बेज कलेक्टर होता है। जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें भाई इसको डील ही नहीं करना है इसके साथ, जावास्क्रिप्ट खुद डील कर लेती है, ठीक है? अब वो गार्बेज कलेक्टर आपके प्रोग्राम की बाइनरी के साथ फिर कंपाइल होके भी तो आएगा, आपकी जो प्रोग्राम की बाइनरी होगी, उसमें वो गार्बेज कलेक्टर भी तो एक बड़ा-सा स्पेस ले रहा होगा दोस्तों ना। तो उसीलिए वो मैं बोला था ना कि और वो थोड़ी-थोड़ी देर पे चलता है। मान लो ये जो डाटा था वो गार्बेज कलेक्टर हर 1 मिनट पे कर रहा है, तो 1 मिनट के लिए तो वो रैम फालतू में यूज़ ही हो रहा था ना दोस्तों। वो सारी प्रॉब्लम उसके साथ आती है। इसीलिए हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में इतने एफिशिएंट कोड, इतने फास्ट कोड नहीं लिख सकते। अब आया दूसरा हमारा सी प्लस प्लस जिसमें हमारा बहुत ही एफिशिएंट कोड लिखा जाता है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बड़ी जो भी जहाँ पे एफिशिएंसी की ज़रूरत चाहिए गेमिंग के प्रोग्राम एंड ऑल सब सी में लिखे जाते हैं। अब वो कैसे मैनेज करता है दोस्तों? वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है ये फंक्शन जैसे आप यहाँ पे करोगे ना रिटर्न, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है डिलीट या फिर ड्रॉप। आप जब ड्रॉप और इस हीप का नाम लिख दोगे ना, तो वो क्या करेगा इसमें जो हीप सेव हुई थी उसको ड्रॉप कर देगा। तो आपको ड्रॉप फंक्शन कॉल करना पड़ता है। इसमें आपको बताना पड़ता है भाई इस हीप को ड्रॉप कर दो, यहाँ से मेरा काम खत्म हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर को बताना पड़ा कि इस मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, इस हीप को डिलीट करना है भी नहीं करना, ये प्रोग्रामर का काम हो गया ना। अब वही चीज़ मैं बोल रहा था दोस्तों कि उस प्रोग्रामर ने मान लो इस फंक्शन के लास्ट में ये नहीं लिखा कि भाई इस हीप को ड्रॉप कर दो, तो क्या होगा? तो ये कभी ड्रॉप ही नहीं होगी। वो रैम क्या हो रही होगी आपकी खा रही होगी और जैसे-जैसे बड़ा कोड होता जाएगा, कोड रन करेगा, ठीक है? और सर्वर पे वो लगातार रन कर रहा है। अब मान लो सर्वर है कोई, आपने प्रोग्राम अपने लैपटॉप में तो क्लोज़ कर दिया, उसके बाद तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड हीप हो चाहे जो हो, वो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ क्लीन ही कर देता है। बट आप सोचो कोई सर्वर है जैसे गूगल का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पड़े हुए हैं लैपटॉप पे, वो 24 घंटे चलते रहते हैं। तो उनका रैम तो 24 घंटे वहाँ पे ऑक्यूपाइड ही रहेगा ना। तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत आती है दोस्तों। ठीक है? आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग टॉपिक है। तो वो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करना होता है प्रोग्रामर को लिखना पड़ता है भाई यहाँ इसका काम खत्म हुआ जैसे ही इस फंक्शन को क्लोज़ करो मेरी इस मेमोरी को भी डिलीट मारो। बट मान लो प्रोग्रामर भूल गया और सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर के साथ यही दिक्कत आ रही थी दोस्तों। 70 टू 80% जो एरर आ रहे थे वो रन टाइम एरर आ रहे थे, वो भी मेमोरी मैनेजमेंट के आ रहे थे कि भाई आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, रैम ही खत्म हो गया, रैम पूरा नहीं पड़ रहा है। तो वो सारे रन टाइम एरर्स ना आपको प्रोग्राम लिखते समय नहीं समझ में आते हैं क्योंकि आपके कंपाइलर ने बताया नहीं कि आपने ड्रॉप फंक्शन कॉल नहीं किया। और भाई इंसान है जिसने 3000 लाइन का कोड लिख रखा है, भूल गया कहीं पे, ह्यूमन एरर तो होनी है। तो वो सारी इससे सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा भाई इसका तो तरीका निकालना पड़ेगा। और एक प्रोग्रामर थे ऐसे ग्रेडन हॉर जो सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्होंने इस सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से परेशान होके, रन टाइम एरर से परेशान होके उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो सी प्लस प्लस है इसको तो मैं कंपाइल करता हूँ ना, क्यों ना मैं जब प्रोग्राम लिख दूँ, तो मेरा कंपाइलर जाके एक बार चेक करे कि मैंने ड्रॉप की है, नहीं की है। मैंने जो हीप एलोकेट किया है, वो कहीं न कहीं ड्रॉप होना चाहिए ना। मेरे को लिखना चाहिए भाई मैंने वो कंपाइलर जाके चेक करे कि भाई ये वाला हीप की वैल्यू इसने एलोकेट तो की थी, बट इसको ड्रॉप करना भूल गया और वो मेरा कंपाइलर आके मेरे को बता दे, जिसमें वो रन टाइम में जाके एरर ना हो भाई बाद में। तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हो, तो उसने ऐसे नियम बनाए कि भाई कंपाइलर बता कैसे सकता है, ठीक है ना? मैंने तो बोला कंपाइलर बता दे, उसके नियम बनाए। उस नियम को बोलते हैं ओनरशिप। उसने एक ओनरशिप का नया नियम बनाया, जो कंपाइलर के लिए था कि कंपाइलर समझ सके कोड को, कि इस समय इसका ओनर कौन है और अगर देखे भाई ओनरशिप नहीं है किसी के पास, तो वो उसको ड्रॉप कर सके। अब आप बोलोगे कि भाई आपने स्टेक में जब इसको यूज़ कर ही लिया था, तो क्यों ना सी प्लस प्लस में इन्होंने कुछ चेंज करके लिख दिया होता कि भाई जैसे ये स्टेक हो तो अपने आप ड्रॉप हो जाए। लिखने की क्या ज़रूरत थी? भाई इस हीप का काम खत्म हो गया ना, इसको डिलीट मारो, हटाओ ना। तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये हीप डाटा बहुत बड़ी मेमोरी लेता है, तो हम इसको बार-बार भी यूज़ कर पाएँ, इसलिए इसको हम लोग एक फंक्शन के खत्म होते डिलीट नहीं मारते हैं, इसको ड्रॉप नहीं मरवाते हैं। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक हीप टाइप को जो मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको मैं 2-3 फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लो यही डाटा जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, मैंने मेमोरी में सेव करा रखा है। अभी यही डाटा मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कराया होता दोस्तों नया, ठीक है? ऐड नंबर के अंदर एक और फंक्शन कॉल कराया होता और एक हीप 2 की वैल्यू को मैंने वहाँ भी सेंड करके उसमें भी कुछ प्रोसेस किया होता। तो क्या अब क्या मेरे को वो डाटा अलग एक हीप की वैल्यू उस फंक्शन के लिए डिफाइन करनी पड़ती या फिर मैं इसी हीप को पॉइंट आउट कर देता? बेहतर तरीका क्या है? इसी हीप को पॉइंट आउट करने का ना डाटा को बार-बार डुप्लीकेसी को रोकने के लिए अब मेमोरी मैनेजमेंट का ये भी तो एक पार्ट है कि डाटा बार-बार डुप्लीकेट ना हो। तो क्या करते हैं हम?
हम इसी चीज़ को पॉइंट आउट करके अलग फंक्शंस में भी तो यूज़ कर सकते थे। आप एक्चुअली हीप को अलग हमने डाला भी इसीलिए कि हम उसको बार-बार अलग-अलग फंक्शन में यूज़ कर सकें। क्योंकि एक फंक्शन में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, वो तो उस फंक्शन के खत्म होते ही डिलीट मार देती। बट हम हमने हीप के साथ उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो उसको हम हर जगह पे पॉइंट आउट करके यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमें बताना पड़ता है कि भाई मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ। मान लो हर फंक्शन के बाद मैं उसको ड्रॉप ही करवा देता, तो फिर फ़ायदा क्या होता इतनी हीप में अलग से स्टोर कराने का? फिर मैं यहीं स्टोर ना करा लेता, हर फंक्शन में अलग अपना हीप बनाता, उसको कॉपी करता, क्लोन करता, यूज़ करता चला जाता। बट क्या होता, वो बार-बार डुप्लीकेट करना पड़ता, बार-बार कंप्यूटेशन उसकी बढ़ जाती। दैट्स व्हाई मेरे को बताना पड़ता है कि भाई इस फंक्शन के बाद इस हीप का काम खत्म हो गया, अब डिलीट मारो। क्या पता इस फंक्शन में वो डिलीट होता ही नहीं, अगले फंक्शन में यूज़ हो रहा होता। अब वो उस फंक्शन में यूज़ होने के बाद मैं उसको डिलीट मरवाता। ऐसे होता है दोस्त। समझ रहे होंगे आई आई होप आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे वीडियो में आपको और चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भाई लेके आए ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कि बंदे को खुद देखना ही ना पड़े। उन्होंने कहा भाई देखो मैनुअली करना पड़ रहा है तो ह्यूमन एरर आ रही है और ठीक है। और अगर मेरा गार्बेज कलेक्टर वही करने जा रहा है तो उसमें हमारा कोड प्लॉटेड हो जा रहा है, गार्बेज कलेक्टर को सही से पता ही नहीं है कि कब डिलीट करना है, वो तो बहुत देर बाद चल रहा है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद चल रहा है, तब तक तो मेरा रैम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह रहा है, हमारा प्रोग्राम लैग हो रहा है उतनी देर के लिए। तो फॉर दैट ये लोग कॉन्सेप्ट लेके आए ओनरशिप का। अब ओनरशिप के कुछ नियम हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है ईच वैल्यू इन रस्ट हैज़ एन ओनर। उन्होंने कहा हर डाटा टाइप वैल्यू क्या होगी किसी डाटा टाइप में सेव होगी ना, किसी वेरिएबल में हर वेरिएबल का एक ओनर होगा। हर वेरिएबल का एक ओनर होगा, ठीक है? अभी तक जैसे हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएबल बना रखे थे, सबका एक ओनर होगा जैसे a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, सम इज़ इक्वल टू ये, सबका एक ओनर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बोली दोस्तों कि हर वेरिएबल का ओनर नहीं होगा, हर वैल्यू का ओनर होगा। ठीक है? सॉरी, वो बाद में कन्फ्यूज़ कर देता आपको इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अब मैं बता दूँ क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो 10 है ना, वेरिएबल A है, वेरिएबल का नाम B है, बट वैल्यू क्या है हमारी 20 है ना, इस वैल्यू का हर एक वैल्यू और वो सारी वैल्यू किसमें स्टोर होंगी या फिर स्टैक में या हीप में, जो भी वैल्यू जो कि कुछ रैम ले रही होगी उसका एक ओनर होगा, ठीक है? देयर कैन ओनली बी वन ओनर एट अ टाइम और एक टाइम पे हर वैल्यू का एक ही ओनर हो सकता है, ठीक है? ठीक है, उस वैल्यू का और ओनर नहीं हो सकता, एक ही ओनर हो सकता है, ठीक है? व्हेन द ओनर गोज़ आउट ऑफ द स्कोप द वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड। तो उन्होंने कहा भाई बस इतना कर दो, एक ओनर बना दो और हर वैल्यू का एक समय पे एक ही ओनर रखो और जैसे वो ओनर आउट ऑफ स्कोप जाए मतलब आउट ऑफ स्कोप जाना क्या होता है दोस्तों? किसी भी स्टैक मेमोरी से बाहर जाना, किसी भी फंक्शन को की बाउंड्री को क्लोज़ होना। जैसे ही फंक्शन की बाउंड्री क्लोज़ हो, अगर उसका ओनर आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, तो उसको मार दो डिलीट, ठीक है? बहुत सिंपल रूल्स हैं, अब इनको अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बताया तो दोस्तों अगर सिंपल टाइप की बात करें या सिंपल वैल्यूज़ की बात करें जैसे ये 5 क्या है? i32 टाइप का है। ये हमारा स्टैक टाइप का वैल्यूज़ है, ठीक है? अब इन वैल्यूज़ का भी एक ओनर होगा, हमारी हीप टाइप होगी, हीप में जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी, उनका भी एक ओनर होगा। तो वैल्यूज़ आप समझ रहे हैं ना? 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक सिंपल सा होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं, फिक्स साइज़ की होती हैं। एक होती हैं बड़े साइज़ की होती हैं, डायनामिक साइज़ की होती हैं। तो जिनको हम हीप में स्टोर करते हैं वो डायनामिक साइज़ की होती हैं, बड़े साइज़ की होती है, जो स्टैक पे सेव करते हैं वो फिक्स साइज़ की होती है। अब इन सारी वैल्यूज़ का एक ओनर होगा और जब वो तब तक वो रहेंगी, एग्ज़िस्ट करेंगी जब तक वो अपने स्कोप में होंगी। तो ये वैल्यू हमारी 5 हो गई स्टैक टाइप की और उसका ओनर कौन है? एक्स। मैंने क्या किया एक्स जो है वो इस वैल्यू का भी ओनर है। और ये कब तक ये वैल्यू स्टोर रहेगी रैम में? जब तक ये अपने स्कोप में जैसे ये मेन फंक्शन खत्म होगा, ये आउट ऑफ स्कोप चली गई, डिलीट हो जाएगी, ठीक है? उसको डिलीट कर दो। सिंपल सा नियम उन्होंने बता दिया, ये नियम है भाई। तो अगर मैं स्टैक टाइप की बात करूँ, तो यही नियम सारी लैंग्वेजेज़ के लिए था। सारी लैंग्वेज यही नियम फॉलो करती हैं। आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे, तो वो सारी लैंग्वेज इस नियम को फॉलो करती हैं। बट यहाँ पे बताया इन्होंने, यहाँ पे ये लिखा है कि वी नीड टू टेक डाटा टाइप दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो अब रस्ट इसको बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करता है? तो हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप के साथ खेलना होगा, देखना होगा और हम उन्हें उन कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को क्या बोलते हैं? अ, हीप बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला द टाइप कवर्ड प्रीवियसली आर नोन साइज़ कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक एंड कर्व्ड आउट ऑफ द स्कोप स्टैक व्हेन देयर स्कोप इज़ ओवर एंड कैन बी quickly and trivially copied to make a new independent instance if another part of code needs to use the same value in the different। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई अभी जो हमने चैप्टर 3 में डाटा टाइप्स पढ़े थे जो कि हमारे स्टैक टाइप थे, वो उनके साथ डील करना बहुत ईज़ी था क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा था। वो उनको हम ईज़िली एक स्टैक में सेव करा सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल करेंगे उसको सेव कराएँगे और उनको पॉप ऑफ कर देते हैं मतलब उसको डिलीट मार सकते हैं स्टैक के जैसे वो स्कोप उसका ओवर होगा। और तीसरा बताया उसको क्विकली एंड ट्रिवियली कॉपी टू मेक अ न्यू इंस्टेंस और उसको कॉपी करना, उसको हम तुरंत कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? उसको जब भी हमको दूसरी जगह यूज़ करना होता है ना, दूसरे फंक्शन में यूज़ करना होता है, तुरंत उसको कॉपी करके उसका नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि उनका साइज़ इतना छोटा होता है, फटाक से कॉपी कर लो। ठीक है?
उस इतना क्यों लोड लेना कि भाई अभी कौन यूज़ कर रहा है, कौन से इंस्टांस, इसी को 2 जगह पे यूज़ कर लें। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था दोस्तों, आई गेस अभी यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैंने बोला था ना कि ये हीप टाइप को हम लोग डिलीट क्यों नहीं मार देते, इसको अलग क्यों रखा है। हमने कहा था ये हीप टाइप इतने बड़े साइज़ के होते हैं, अगर दूसरे फंक्शन में भी यूज़ करना है सेम वैल्यू को, तो हम उसी को स्टोर कर लें, उसी को यूज़ कर लें, इसलिए हमने इसको हीप में डाल रखा है। बट स्टैक टाइप में ऐसा नहीं होता। आपने देखा था a इज़ इक्वल टू 10 था, b इज़ इक्वल टू 20 था। क्या हुआ, a इज़ इक्वल टू 10, हम स्टैक टाइप को के साथ ऐसे ही डील करते हैं। मेन में भी हमने 10 और 20 लिया, तो हमने सेम a और b को यहाँ नहीं किया। जब हमने a और b को यहाँ भेजा ना, तो क्योंकि ये स्टैक टाइप है, इसको क्विकली वो कॉपी कर लेगा। तो इसने x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 10 और 20 ये अलग स्टोर हैं। ये वाला 10 और ये वाला 10 अलग स्टोर है। ये वाला 20, ये वाला 20 अलग जगह पे स्टोर है। इन दोनों का जो ना मेमोरी है वो एक जगह पे नहीं सेव है, ठीक है? क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इनको स्टैक में ही तो डालना है। अब आपको भी पता है इस इंस्टांस के अंदर ही अब इसका स्कोप है, ये स्टैक यहाँ पे सेव है, ये वैल्यूज़ अलग फंक्शन में यहाँ पे सेव हैं, तो ये दोनों अलग-अलग वैल्यूज़ हुई ना, ये एक दूसरे को पॉइंट आउट थोड़ी ना कर रही हैं। तो क्योंकि इनको कॉपी करना ईज़ी था, क्विकली डील करना है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए कोई झंझट ना करो, कोई नियम ना बनाओ, कन्फ्यूज़ ना करो प्रोग्रामर को, क्विकली कॉपी कर लो। ठीक है? जैसे यहाँ पे बताया बट वी वांट टू लुक एट डाटा दैट इज़ स्टोर्ड ऑन द हीप, पर इन्होंने कहा कि अब हमें देखना है कि हीप पे जो डाटा है, उनको एक्सप्लोर करना है। तो रस्ट नोज़ व्हेन टू क्लीन अप द डाटा एंड द स्ट्रिंग टाइप इज़ गेट, तो इसको हमें देखना है कि रस्ट कैसे समझती है कि इस डाटा को कैसे डिलीट करना है, और वो हम स्ट्रिंग के साथ, हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है दोस्तों वो हमारा हीप पे सेव होता है, हम उसके साथ बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया हीप कैसे स्ट्रिंग डाटा टाइप कैसे बनाते हैं, तो हम लिखते हैं लेट एस इक्वल टू, फिर स्ट्रिंग, ये डबल कोलन लगाते हैं, फिर फ्रॉम एंड देन हेलो। अब ये स्ट्रिंग लिटरल है हमारा, स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग में मैं डिफरेंस बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा दोस्तों, अभी आप इसको थोड़ा ऐसे देख लो। तो ये क्या करेगा, उसको किसी हीप वैल्यू में सेव कराएगा। बाद में मैं इसकी साइज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो एस डॉट पुश किया दोस्तों और वर्ल्ड डाल दिया और प्रिंट कराया, तो ये अब हेलो वर्ल्ड पूरा हो गया। पहले उसमें हेलो सेव था, उसमें मैंने, अब देखिए डायनामिक टाइप है ना, अब उसमें मैंने वर्ल्ड भी डाल दिया। तो मैंने उसी हीप की वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसमें मैंने बस अपडेट कर दिया, चीज़ें पुश कर दी है, हेलो वर्ल्ड अब पूरा प्रिंट होके आएगा। तो ऐसे स्ट्रिंग डील करती है। अब आया मेमोरी एंड एलोकेशन। अब स्ट्रिंग की मेमोरी को कैसे एलोकेट करते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से इसने ये चीज़ लिखा है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ म्यूटेबल ग्रोएबल पीस ऑफ टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो को जिसे हम चेंज कर सकें, जिसे हम म्यूट अपडेट कर सकें और ग्रो कर सकें, कल को उस टेक्स्ट को बढ़ाते चले जाएं, कुछ और पूरा पैराग्राफ पूरा स्टोरी लिखते चले जाएं, ऐसा टेक्स्ट अगर हमें लिखना है, उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, उसको हम मेमोरी को हीप चाहिए होगा, वी नीड टू एलोकेट अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन द हीप, और एस इसके लिए हमें एक अमाउंट ऑफ मेमोरी हीप पे चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला हमें क्या करना है, मेमोरी मस्ट बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द मेमोरी एलोकेटेड एट द रन टाइम। तो रन टाइम जब हमारा कोड रन कर रहा होगा, उस समय पे मेमोरी एलोकेटर से हमें मेमोरी माँगनी होगी कि हमारे इस चीज़ के लिए भाई मेमोरी एलोकेट कर दो। मेमोरी एलोकेटर कौन होता है दोस्तों? हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, ठीक है? उसके बाद वी नीड अ वे टू रिटर्न दिस मेमोरी टू द एलोकेटर। अब जब हमारी ये मेमोरी का काम खत्म हो जाए, तो हम इस मेमोरी को डिलीट करवा सकें या फिर एलोकेटर से कहें, भैया अपनी मेमोरी वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, अब खत्म हो गया उसका काम। तो उसका भी तरीका ढूँढना होता है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा चीज़ हम लोग मेमोरी माँगने के लिए स्ट्रिंग फिर फ्रॉम लगा के मेमोरी माँग सकते हैं, ठीक है? ये सारी लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। बट उसको डिलीट कराने का काम ही सबसे डिफरेंट है, हर लैंग्वेज अलग तरीके से करता है। एक कोई गार्बेज कलेक्टर यूज़ करता है और कुछ होते हैं जो उसको मेमोरी को मैनुअली मैनेज करते हैं, ठीक है? दूसरा देखिए लिखा हुआ है डिफिकल्ट ये काफ़ी हिस्टोरिकली डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रही है कि इसको डिलीट कैसे करना है, मेमोरी को फ्री कैसे करना है। कह रहा है कि अगर आप उसको थोड़ा-सा लेट करोगे तो वेस्ट मेमोरी होगी, अगर उसको जल्दी डिलीट मार दिया तो क्या होगा, रन टाइम में एरर आ जाएगी कि भाई आपकी मेमोरी तो है ही नहीं जो हमें चाहिए वहाँ पे, ठीक है? इन्होंने कहा रस्ट टूक अ डिफरेंट पाथ, द मेमोरी इज ऑटोमेटिकली रिटर्न वंस द वेरिएबल दैट ओन्स इट गोज़ आउट ऑफ स्कोप। उन्होंने कहा रस्ट ने एक अलग ही पाथ लिया है, एक अलग नियम बनाए हैं कि वो मेमोरी अपने आप वहाँ से डिलीट हो जाएगी, जैसे ही उसका ओनर, जो अभी उस वेरिएबल का ओनर है, वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा। अब वेरिएबल को आउट ऑफ स्कोप भेजना है कि नहीं भेजना है, ये आप पे डिपेंड। आपने बताया कि ये वेरिएबल है, एक वैल्यू है, उसका एक ओनर है, तो हम वेरिएबल बोलेंगे। अब ये वेरिएबल हमारा आउट ऑफ स्कोप जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आप पे डिपेंड है, बट अगर वो आउट ऑफ स्कोप गया, तो वो मेमोरी वहाँ से डिलीट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ लिखा है द फंक्शन व्हेन, होता क्या है एक्चुअली में, आपका रस्ट की लैंग्वेज में वो लिखा है कि जैसे ही कोई वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप जाए, ड्रॉप फंक्शन कॉल कर दो और वो उस वैल्यू को ड्रॉप कर देगा। और ये बोला कि रस्ट कॉल्स ड्रॉप ऑटोमैटिकली, रस्ट लैंग्वेज में वो ड्रॉप ऑटोमैटिकली कॉल हो जाता है, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करते हो। तो आप कहोगे भाई ये तो सी प्लस प्लस में ड्रॉप कॉल करते हैं, आपने कुछ नया क्या किया? भाई वहाँ पे ड्रॉप आपको कॉल करना पड़ता है, अगर आपने भूल गए कर्ली ब्रैकेट्स के समय पे ड्रॉप कॉल करना, तो मेमोरी ड्रॉप नहीं होगी। बट रस्ट प्रोग्रामिंग में वो ऑलरेडी ड्रॉप है ही है, आप भूल नहीं सकते।
अगर वो आउट ऑफ स्कोप गया, वो ड्रॉप करेगा ही करेगा। जैसे बोल रहा है यहाँ पे रस्ट RAII सी प्लस प्लस में यूज होता है, द फंक्शन ड्रॉप इन रस्ट विल बी फैमिलियर टू यू इफ यू हैव। तो उसने कहा कि सी प्लस प्लस में भी ड्रॉप फंक्शन यूज होता है। वैसे ही यहाँ होता है, बट वहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामर के ऊपर होता है, ड्रॉप करना चाहता है नहीं करना चाहता है। यहाँ पे क्या है कि भैया जैसे आउट ऑफ स्कोप जाएगा वो ड्रॉप होना ही होना है। वो कह रहा है कि अभी आपको सिंपल लग रहा होगा, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कब होता है, व्हेन वी वांट मल्टीपल वेरिएबल टू यूज द डाटा वी एलोकेटेड ऑन द हीप। जब एक हीप के डाटा को मल्टीपल वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मेमोरी सेफ्टी की प्रॉब्लम आ जाती है। एक वेरिएबल ने डिलीट कर दिया, दूसरे वेरिएबल को वो पहला वाला ही डाटा चाहिए था। ठीक है, अब तीन चार लोग एक चीज को यूज कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चले कौन सा बेहतर, मतलब अभी कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अभी हमारी बात आई कि दो वेरिएबल एक डाटा को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाटा लोकेशन, लेट एक्स इक्वल टू 5 किया, देन वाई इज इक्वल टू एक्स कर दिया। अब एक ही वैल्यू है ना 5, उसको दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि ये स्टेक टाइप है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये y जो है x की वैल्यू इसी 5 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। जब हम किसी स्टेक टाइप सिंपल डाटा टाइप का यूज करते हैं, तो क्विकली हमारी लैंग्वेज क्या करती है, इसने इस इंस्टांस को दूसरा इंस्टांस, इसी x की वैल्यू का दूसरा इंस्टांस क्रिएट कर दिया। x अलग 5 स्टोर कर रहा है, y अलग 5 स्टोर कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसका ओनर x ही है। ये जो अलग 5 की वैल्यू इसने यहाँ पे कॉपी मार दी, उसका ओनर y होगा। ठीक है, बट ये हमारे इंटीजर डाटा टाइप के साथ होता है। यही अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ करेंगे दोस्तों, तो एक्चुअली में क्या होगा, तो एक्चुअली में वो नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि ये हेलो की वैल्यू को कॉपी करके एक अलग बना दिया और उसका ओनर S2 है। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा S1 कैसा दिख रहा होगा, इन्होंने ये दिखाया। S1 में एक्चुअली में ये वैल्यू स्टोर ही नहीं है। एक्चुअल में ये वैल्यू स्टोर ही नहीं, हीप डाटा टाइप में आपको पता है, केवल इस वैल्यू जो स्टोर है उसका एड्रेस को यहाँ पे दिखा रहा होगा। कि भाई ऐसे होगा कि ये पॉइंट आउट कर रहा होगा पहले, जैसे ये HELLO हेलो, पूरा ये अलग 4-5 एड्रेसेस पे सेव होगा। वो दिखाएगा जो पहला 0th एड्रेस है, जो पहला एड्रेस H को रिप्रेजेंट करेगा, उसका पूरा एड्रेस यहाँ लिख देगा। मैंने जो आपको एड्रेस दिखाया था बड़ा सा, ठीक है, जो रैम में होगा। फिर लिख देगा ये 5 लेंथ का है और कैपेसिटी उसकी 5 है। ठीक है, ऐसे इसको स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया था एग्जाम्पल दोस्तों, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था। हीप के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है, साथ में उसकी कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ है ना, ये वैल्यूज तो बहुत बड़ी हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को यूज़ करेंगे। पहला सेल जो होगा उसकी एड्रेस को, और बाद में उसकी पूरी कैपेसिटी को, कितनी चीज़ें स्टोर कर रहा होगा, अगल-बगल हैं ये सारी चीज़ों को, वहाँ पे वो स्टोर कर रहा होता है। तो एक्चुअली जब इसके अंदर हमने एक्चुअल वैल्यू को स्टोर ही नहीं किया है, इसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो कॉपी क्या होगा? आप बताओ मेरे को। जब हम S2 इक्वल टू S1 करेंगे, तो ये वैल्यू ना कॉपी होके उसके एड्रेस, वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी होगी। ठीक है? अब वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी होगी। अब आपका S2 में भी क्या लिखा होगा? यही चीज़ लिखी होगी ना सेम। ये एड्रेस पहली वैल्यू का, ये 0, ये पहला, उसकी कितनी लेंथ का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो सेम चीज़ को दोनों लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे, यहाँ से इस डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये चीज़ कॉपी होगी ना, जब उसमें सेव ये चीज़ है, तो वो कॉपी भी क्या करेगा? स्टैक वाली चीज़ को सेव कॉपी करेगा, स्टैक में यही चीज़ सेव है, तो यहाँ पे S2 भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों मान लो S2 ने इस चीज़ को यूज़ करना है, बट S1 ने इसको चेंज कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, हेलो की जगह पे चलो लिख दिया। अब इसको प्रिंट तो हेलो कराना था, कि अब S2 में आपने लिखा है प्रिंट और उसका नाम, प्रिंट S2 फिर उसका नाम, जैसे आपने लिखा हेलो मुकेश, ठीक है? या फिर हेलो गीता, ठीक है? अब और यहाँ पे उसने इसको S1 में उसने चेंज कर दिया है, क्योंकि सेम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। हेलो की जगह चलो लिख दिया, तो आपका क्या होगा? प्रिंट होके क्या आएगा? आपको प्रिंट करना था हेलो गीता, आप लिखोगे चलो गीता। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये मेमोरी एरर आ रहा है ना, यही सारे बग्स जो हैं वो आते हैं दोस्तों। ये थोड़ा-सा आपको फनी लगेगा, बट यही बग्स हैं जो आते हैं। तो दोस्तों ये जो बग ना आए, तो उसकी जगह पे क्या करता है, जैसे स्टैक में करता है, जो भी वैल्यू है उसको कॉपी करके उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दो। मान लो ये अलग वैल्यू को कर रहा होता, इसको कर रहा होता, जब हम इसको कॉपी करते तो ये अलग एक हीप क्रिएट करता, पूरी इस वैल्यू को कॉपी मारता और उसको पॉइंट आउट कर रहा होता। ठीक है? तब उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, जैसे ये ऐसे कर रहा होता दोस्तों, मान लो, अगर वो स्टैक टाइप कर रहा था, हीप टाइप को भी वैसे हैंडल कर रहा होता, ऐसे अलग बना देता, तो उससे प्रॉब्लम क्या थी? तो उससे प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, ये लिख रहा है, इफ रस्ट डिड दिस द ऑपरेशन S1 इक्वल टू S2 कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑपरेशन पूरी, मान लो बहुत बड़ा हीप में डाटा, उसको कॉपी करना, दूसरी जगह सेव करना, वो ऑपरेशन काफ़ी टाइम टेकिंग होता, काफ़ी एक्सपेंसिव होता, और आपका प्रोसेसिंग भी ज़्यादा यूज़ कर रहा होता, साथ ही साथ रैम भी ज़्यादा खा रहा होता, तो वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता। रन टाइम परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है और वो एफिशिएंट कोड नहीं होता। अब उस चीज़ को मैनेज कैसे करता है हमारा रस्ट, ये देख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डबल डिलीट क्या होता है, वो मैं आप दिखा दूँ। मान लो इसने S1 ने इसी डाटा को पॉइंट आउट कर रहा है, S2 भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। अब जब ये स्कोप क्लोज़ होगा, तो ये S2 और S1 दोनों की वैल्यू को ड्रॉप, आपको पता है जैसे आउट ऑफ स्कोप जाता है कोई भी वेरिएबल, ओनर S1 भी इसी का ओनर हुआ, S2 भी इसी का ओनर हुआ ना, है ना?
अभी इस वैल्यू का ओनर कौन है? S1 है। जब मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया तो S2 भी इसका ओनर हुआ। अब जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो ये S1 भी इस वैल्यू को डिलीट करना चाहेगा, S2 भी उसी सेम वैल्यू को डिलीट करना चाहेगा, तो डबल डिलीट का कांसेप्ट आ गया ना। एक ही वैल्यू को आप 2 बार डिलीट कर रहे हो और ये हमारी कंपाइलेशन एरर आती है। ये देखिए, डबल फ्री बोलेंगे, डबल फ्री एरर होते हैं और वो मेमोरी बग है, मेमोरी सेफ्टी से रिलेटेड बग है। कह रहा है फ्रीइंग मेमोरी ट्वाइस कैन लीड टू मेमोरी करप्शन व्हिच कैन पोटेंशियली लीड टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। तो उससे आपकी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का चांस है। अब दोस्तों हुआ क्या, इसको रस्ट कैसे हैंडल करता है? मैंने बोला ना कि क्या होगा कि हर एक वैल्यू का एक ओनर होगा, एक समय पे एक वैल्यू का एक ही ओनर हो सकता है। यहाँ पे दूसरा नियम आया। अब आपने कहा है इस वैल्यू का ओनर S1 है। अब S2 को इस वैल्यू का ओनर आप नहीं बना सकते क्योंकि इस समय पे एक ही ओनर हो सकता है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके दिखाना चाहूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगा। कह रहा है वैल्यू जो है वो मूव कर गई है यहाँ पे। मूव अकर बिकॉज़ S1 हैज़ टाइप स्ट्रिंग व्हिच डज़ नॉट इम्प्लीमेंट द कॉपी ट्रेट। तो ये कह रहा है भाई S1 जो है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। वो कॉपी नहीं करेगा, वो स्टैक टाइप का नहीं, वो छोटी वैल्यूज़ नहीं है जिनको आप फटाक से कॉपी कर दिया दूसरी वैल्यूज़ में, ठीक है? अगर यही सेम चीज़ मैं इंटीजर के साथ लिखता तो हो गया होता क्योंकि वो क्या करता है, अगली वैल्यू को तुरंत कॉपी कर देता है, बट हीप टाइप में क्या होता है, हीप में तो पॉइंटर्स आते हैं ना, तो कह रहा है इसने कॉपी नहीं किया है। आपकी जो S1 की वैल्यू है वो मूव हो गई है। क्या करेगा इसकी जो वैल्यू को इसमें दे देगा अब। तो ये अब नो लॉन्गर ओनर, ये अब उसका ओनर नहीं बचेगा दोस्तों। अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ बताऊँ आपको, तो एक्चुअली में रस्ट क्या करता है, एक समय पे एक ही ओनर होना चाहिए, इस रूल को समझो। जब आपने S2 की वैल्यू S1 के इक्वल कर दी, तो S1 अब इस वैल्यू का ओनर नहीं रहा। S1 आउट ऑफ स्कोप चला गया, S1 की ओनरशिप खत्म, ओनर कौन बचा? S2। तो अब आप जब S1 को प्रिंट कराने जाओगे, तो एक्चुअली कहेगा भाई ये इसको कॉपी नहीं करता है, ये इसको मूव करता है। तो इसकी ओनरशिप इसने उठा के इसमें मूव कर दी, अब इसका ओनर नहीं बचा। अब जब ये इसका ओनर नहीं बचा तो इसकी वैल्यू को वो प्रिंट भी नहीं करा सकता। अब ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दोस्तों होगा क्या कि ओनर अब केवल कौन है? S2 है। S1 की तो अस्तित्व खत्म हो गया। वो किसी का ओनर नहीं है। तो अब वैल्यू ड्रॉप कितनी बार होगी? एक ही बार होगी। तो ये जो सिंपल सा नियम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, वो दोस्तों इतना बड़ा चेंज ला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है टू इंश्योर मेमोरी सेफ्टी, जब हम एल S2 इक्वल टू S1 लिखते हैं, रस क्या करता है S1 को एज़ अ नो लॉन्गर वैलिड, वो समझता है कि S1 अब वैलिड नहीं रहा। वो मेमोरी सेफ्टी के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए वो जो नियम था कि एक समय पे केवल एक ओनर हो सकता है, वो नियम यहाँ पे काम आ रहा है दोस्तों हमारे। ठीक है? अभी ये जैसे मैंने चलाया था, देखिए ये एरर आया था, वैल्यू बोरोड हियर मूव, बोरोड हियर आफ्टर मूव। तो दोस्तों जब कोई भी वैल्यू हम, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ओनरशिप का, यहीं पे एक बोरोइंग का कॉन्सेप्ट भी आया कि जब भी अब हमें किसी ओनर की वैल्यू को यूज़ करना है, तो उसे हम बोरो करेंगे उस समय के लिए और फिर उसको हम वापस उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। तो वो कह रहा है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो, बोरो करना चाह रहे हो, वो एक्चुअली मूव हो चुकी है। अब वो उसका ओनर ही नहीं रहा, अब उसकी वैल्यू को आप उससे बोरो क्या करने जाओगे, उसकी वैल्यू को यूज़ क्या करने जाओगे, ठीक है? तो ये जो डायग्राम हम बनाए थे दोस्तों, जब S2 इक्वल टू S1 करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये S2 में डाल देता है और ये नो लॉन्गर इनवैलिड हो गया। तो देखिए इसको इसने ब्लर कर दिया कि अब ये इनवैलिड है, केवल S2 ही इसका सर्वो-सर्वा है, मालिक है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फिर शैलो और डीप कॉन इन्होंने कहा कि मान लो आपको S1 रखना ही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं उसके S1 को भी रखूँ और S2 की वैल्यू भी रखूँ, तो उन्होंने कहा फिर आपको बोलना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को मूव ना करो, क्लोन करो। अभी कहता है S2 को S1 का ओनर बना देता है, बट आप क्या करो S1 की वैल्यूज़ को क्लोन करो। तो ये क्या करेगा, अब अलग उसकी एक कॉपी बनाएगा हीप में। अब हीप में उसी वैल्यू की 2 कॉपीज़ हैं, एक को वो S1 पॉइंट आउट कर रहा होगा, एक को S2 पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जब आप इस चीज़ को प्रिंट कराएँगे तो आप देखिएगा कोई भी एरर नहीं आएगी। लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट। अगर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ एंड अब इसको रन करेंगे, ये बाकायदा S1 और S2 की वैल्यू को प्रिंट करा पा रहा है। क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को क्लोन कर दिया, मैंने उसको बता दिया भाई जैसे आप स्टैक में करते हो कि मैं जब दूसरे वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो आप उसको कॉपी कर देते हो, कॉपी ट्रेड चलता है उसमें। यहाँ पे एक क्लोन फंक्शन मैंने बना रखा है, ये क्या करेगा इस वैल्यू को सारी कॉपी कर देगा, ठीक है? वो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ये प्रेफरेबल नहीं होता, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप फालतू में बहुत ज़्यादा हीप की वैल्यू को खा रहे हो, बहुत ज़्यादा रैम यूज़ कर रहे हो। और दोस्तों वही जब हम लोग स्टैक टाइप डाटा टाइप में करते थे, जब x इक्वल टू 5 रखते थे, जो इंटीजर था, यहाँ पे देखिए आपको क्लोन और कॉपी कुछ नहीं लिखा था। एक्चुअली जब y इक्वल टू x करते हो तो डॉट कॉपी अपने आप चल जाता है, ठीक है? ये उन टाइप्स के लिए होते हैं, वो यहाँ पे बता रखा है। अब फ्रेंड्स आपका थोड़ा-सा और आगे ले चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। ओनरशिप एंड फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है? वो मैं दिखाऊँगा कि जब स्कोप बदलता है, तो जैसे मैंने लेट s इक्वल टू स्ट्रिंग लिया जहाँ पे, ठीक है दोस्तों? उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि पहले कैसे काम करता था, ठीक है? हमारा जो पहला कोड था हम लोगों ने मेथड्स बना रखे थे, सॉरी यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे है। अगर इसको बड़ा करें और मैं आपको दिखाऊँ, तो सिंपल है। ये मैंने फंक्शन जब कॉल किया और a और b की वैल्यू दी, तो आप देख सकते हैं ना मैंने a और b की वैल्यू इस फंक्शन में डाल दी और मैंने
ए की वैल्यू, एक वैल्यू थी 10, एक थी 20, और आप देख सकते हैं ए और वैल्यू बी की वैल्यू को जब मैंने यहाँ ट्रांसफर की और वो x इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई में सेव हुआ आके, फिर मैंने यहाँ पे काम किया कुछ उसके साथ प्रोसेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप x हुआ क्या, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी हुआ, क्योंकि ये जो हमारे डाटा टाइप थे, ये हमारे इंटीजर टाइप थे, तो ये अपने आप कॉपी हो गए। x की वैल्यू जो 10 हो गई और y की वैल्यू 20 हो गई, ये क्या हुई, एक्चुअली वैल्यू कॉपी होके गई है। ये यहाँ पर भी वही चीज़ काम कर रहा है कि ये इसकी वैल्यू को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली अलग कॉपी बना है क्योंकि ये स्टैक टाइप है, तो हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे थे। बट हीप टाइप में क्या होगा, जब हम कोई एक हीप की वैल्यू यहाँ भेजना चाहेंगे, जैसे मैंने ए और बी की वैल्यू भेज दी इस स्कोप में, क्योंकि अब x और y अलग स्कोप में आ गया। अब इस अलग स्कोप में आते ही, ठीक है, उस स्कोप में उसका ओनर बदल गया। अब हीप में इसको कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक फंक्शन लिया मेन, उसमें एक वेरिएबल बनाया हेलो, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया टेक ओनरशिप जिसमें उन्होंने भेज दिया हीप एस। अब आप कहोगे एस को भेजा तो वो उसको, आपको भी पता है हीप टाइप में डायरेक्टली अपने आप कॉपी नहीं होता। इसने बोला एस कम इनटू स्कोप, ये जो एस है इसने इस वैल्यू को स्टोर किया, ठीक है। अब ये जो एस है इसने इस वैल्यू को स्टोर किया, अब इसका क्या है, ओनर है, ओनर स्कोप में आया, एस वैल्यू मूव इनटू द फंक्शन। अब ये कह रहा है इसकी जो वैल्यू होगी, एस की वैल्यू जब मैं अब फंक्शन में दूंगा, अब वो फंक्शन में दूंगा, ये फंक्शन कौन सा है, टेक ओनरशिप। टेक ओनरशिप में क्या है, सम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना है जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं क्या कहूंगा, सम स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस होगा, एक्चुअली में एस भेज रहा हूँ ना, तो सम स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स आएगा यहाँ पे। तो ये एस की वैल्यू है वो इसमें मूव कर जाएगी, किस स्कोप में, इस वाले स्कोप में आ गई अब, ठीक है। एस की वैल्यू अब इस वाले स्कोप में आ गई। अब क्या होगा, इस स्कोप का क्या होगा, ये अब इसका ओनर नहीं रहा, ओनर जो है अब इसका सम स्ट्रिंग हो गया इस हिप का, एस जो है ओनर नहीं रहा। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसका ओनर हो गया ये, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हुई और उसके बाद ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इसने कहा भैया एस अब यहाँ पे वैलिड नहीं है। उसके बाद एस की वैल्यू यहाँ पे अब ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो चुकी है, मूव हो चुका है। अब उसका ओनर कौन है, सम स्ट्रिंग है, उसको मैंने प्रिंट कराया, हियर सम स्ट्रिंग गोज आउट ऑफ स्कोप एंड ड्रॉप इज कॉल्ड द बैकिंग मेमोरीज फील्ड। तो इसने कहा कि भाई यहाँ पे सम स्ट्रिंग जैसे आउट ऑफ स्कोप गया, मतलब ये ओनर आउट ऑफ स्कोप गया, तो उस हीप की वैल्यू पे ड्रॉप फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो हीप की वैल्यू ड्रॉप हो गई, मतलब इस हीप की वैल्यू अब ड्रॉप हो गई, एस डिलीट हो गई रैम से, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आया, देन यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 5 किया, इन्होंने कहा देखो अब ये इंटीजर टाइप है। अब मैंने जब मेक कॉपी में इस फंक्शन को भेजा तो क्या करेगा, सम इंटीजर इज इक्वल टू एक्स होगा, और अब ये जो 5 की वैल्यू, क्योंकि ये स्टैक टाइप है, तो वो वहाँ पे कॉपी होगी, ठीक है। अब वो जो 5 की वैल्यू है वो वहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में कॉपी होगी, ठीक है, डिलीट, वहाँ पे मूव नहीं होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे सम इंटीजर इज इक्वल टू 5 होगा, वो कॉपी होके अलग आएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे, और सम इंटीजर गोट आउट स्कोप, नथिंग स्पेशल हैपन। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर था, स्टैक टाइप था, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी रहेगी। जैसे तो दोस्तों ऐसे ये हीप वैल्यू काम करती है। हीप की वैल्यू को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया नहीं था, यहाँ पे एग्जांपल में बोला था, भाई ये समझो, ये हीप की वैल्यू मैं अलग कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैंने किसी फंक्शन में इस हीप की वैल्यू को सेंड कर दिया होता, पहले ये हीप की वैल्यू किसमें आई थी दोस्तों, मेन में मान लो ये हीप थी, यहाँ पे एक फंक्शन होता, उसमें मैंने हीप की वैल्यू भेज दी होती, तो ये यहाँ से तुरंत डिलीट होके वहाँ चली गई। मतलब इस हीप की वैल्यू जो यहाँ पे सेव थी, उसका जो पॉइंटर था, जो ओनर था, वो उसमें चला गया होता और यहाँ से उस वो नो लॉन्गर एक्सिस्ट होता। समझ रहे हैं? क्योंकि जब स्टेक क्लोज़ होगा, जब वो स्कोप क्लोज़ होगा, तो ये स्टेक तो पूरा डिलीट होना ही होना है, ठीक है? ये स्टेक तो पूरा डिलीट होना ही होना है, जैसे क्लोज़ होगा, ठीक है? आपको भी पता है क्योंकि ओनर वहाँ से ड्रॉप हो रहा है। बट अभी क्या है, वो उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा होगा, उसको क्या होगा, पॉइंट आउट कोई और कर रहा होगा और वो वहाँ पे क्लोन हो चुका, ओनरशिप अब ट्रांसफर हो चुकी होगी दूसरी। अब देख रहे हैं, ये स्टेक में बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो अलग-अलग फंक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर करता चला जाता है कि इसको ड्रॉप करते चले जाओगे, बट अभी ओनरशिप मैंने वहाँ ट्रांसफर कर दी। तो रीयूज़ हो जा रही है वैल्यू कि नहीं? ये जो वैल्यू थी, उसको हम रीयूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहा? आई होप दोस्तों ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और समझ में आई कि भाई मैंने एस को मान लो आगे भी यूज़ करना होता। मैंने एस को टेक ओनरशिप दे दिया कि भाई इसकी ओनरशिप लो, इसको यूज़ कर लो और फिर आके एस को फिर से मैं आगे बाद में यूज़ करूँगा। क्यों, मैंने उसको डिलीट करना ज़रूरी था क्या? तो क्या करता, मैं यहाँ पे एस डॉट क्लोन कर देता। जब मैं एस डॉट क्लोन करके भेजता तो इसकी एक कॉपी बन जाती वहाँ पे हीप में जाके। तो क्या होता है, इसकी ओनरशिप भी रहती और वो कॉपी बन जाती, वो वहाँ पे हम कर लेते। बट वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी हमारी डबल यूज़ होगी, डबल मेमोरी यूज़ हो रही है ना, सेम चीज़ को यूज़ करने के लिए डबल स्पेंडिंग हो रही है, डबल मेमोरी यूज़ हो रही है। उस चीज़ को कम करने के लिए, ऐसा हमें ना करना पड़ता, हमें यहाँ क्लोन भी ना करना पड़े, हम रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। हम उसकी ओनरशिप रिटर्न कर सकते हैं। आप देखिए क्या किया इसने, इस फंक्शन में गिव ओनरशिप बना दिया फंक्शन। अब क्या कर रहा है भाई ने यहाँ पे S1 इक्वल टू गिव ओनरशिप बनाया। क्या कर रहा है यहाँ पे? इसने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को रिटर्न मारा। अब जब इसने उस वेरिएबल को रिटर्न मारा और उसको मैंने S1 में सेव करा दिया, मतलब क्या हुआ, वेरिएबल बना तो ये हीप मैंने क्रिएट तो इस वाले फंक्शन स्कोप में किया, उसका नाम सम स्ट्रिंग रखा, बट मैंने इसको रिटर्न कर दिया। एक्चुअली में मैंने जब रिटर्न किया तो उसकी वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर होगी, किसकी, उसका एड्रेस, और साथ में उसकी ओनरशिप भी मैंने यहाँ पे दे दी। मैंने यहाँ पे गिव ओनरशिप ने एक
को ओनरशिप दे दी। दूसरा फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया दूसरा s2 नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ s2 टेक एंड गिव बैक फंक्शन में डाल रहा हूँ। ये क्या करेगा s2 मैंने दिया, अब s2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रांसफर की इस वाले फंक्शन में जब डाली, तो s2 की ओनरशिप किसके पास आ गई? ए स्ट्रिंग के पास। ए स्ट्रिंग ने इसकी ओनरशिप ली, पर उसने साथ ही साथ रिटर्न कर दी। तो वो रिटर्न करते फिर से s2 को किसको रिटर्न कर दी? S3 की। तो S2 तो आउट ऑफ स्कोप चला गया, S3 के पास ओनरशिप हो गई S2 की। तो ये क्या कर रहा है? एक से ओनरशिप लेके दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन बनाया। S2 इज़ मूव्ड इनटू टेक एंड गिव बैक ओनरशिप एंड मूव इट्स रिटर्न वैल्यू इनटू S3। तो अब क्या गया? S3 गोज़ आउट ऑफ स्कोप एंड इज़ ड्रॉप्ड। फिर जब यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हुआ, तो ये S3 भी गोड आउट ऑफ स्कोप चला गया, S1 भी आउट ऑफ स्कोप चला गया, तो इसकी सबकी वैल्यू ड्रॉप हो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना बेहतर तरीके से हम रिटर्न का यूज़ करके उसकी ओनरशिप को बैक कर सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ कर सकते थे दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या करना था, इसकी वैल्यू को यूज़ तो कर ही लेना था, फिर मैंने यहाँ पे लिखना था सम स्ट्रिंग रिटर्न। इसके बाद मैंने आगे यहाँ पे रिटर्न सम स्ट्रिंग कर देना था और रिटर्न सम स्ट्रिंग करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक लेट एस करके दूसरा वेरिएबल बना लेना था। ठीक है? आपको पता ही है, या फिर लेट s3 नाम का दूसरा वेरिएबल बना लेना था और उस s3 को यूज़ करते रहना चाहिए था, जिसमें आपकी वो हीप वैल्यू को डिलीट करने की ज़रूरत ना पड़ती, क्लोन करने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है? उस हीप वैल्यू को आगे यूज़ करते चले जाना चाहिए था। ठीक है? आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था। अभी वहाँ पे हम लोगों ने ओनरशिप तो समझ लिया, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हर बार मेरे को ओनरशिप दूसरे को दे रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद फिर से उसको आगे यूज़ करना है तो उससे मेरे को रिटर्न लेना पड़ रहा है और फिर उसकी ओनरशिप मुझे तीसरे वेरिएबल में सेव करा के फिर करना पड़ रहा है। भाई मैं तीसरा वेरिएबल क्यों बनाऊँ? मैं अपने पहले वेरिएबल को ही आगे क्यों नहीं चला सकता? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोरोइंग, रेफरेंसेस एंड बोरोइंग का कॉन्सेप्ट लेके आया दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस एक्चुअल में होता क्या है। अ रेफरेंस इज लाइक अ पॉइंटर इन दैट इट्स एन एड्रेस वी कैन फॉलो टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड एट दैट एड्रेस। तो एक तरीके से ये पॉइंटर होता है दोस्तों। रेफरेंस को आप एक तरीके से पॉइंटर समझो। वो एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। तो एक्चुअली में हम लोगों ने एक एड्रेस स्टोर कर रखा होता है, हमने एक वेरिएबल बनाया होता है जो कि एक पॉइंटर होगा। अब पॉइंटर होगा क्या? ठीक है? या फिर रेफरेंस होगा क्या? ये भी एक वेरिएबल ही होगा, ठीक है? रेफरेंस भी एक वेरिएबल भी होगा, बट जो उसका टाइप होगा वो रेफरेंस टाइप होगा, ना कि नॉर्मल टाइप के जो हम लोग बनाते हैं डाटा टाइप के। वो रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होगा और वो एक्चुअली किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, कि भाई इस वाले डाटा को मेरे को यूज़ करना है जो कि इस वेरिएबल के लोकेशन पे है, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि जैसे आपने रेफरेंस को ऐसे समझो जैसे आप बहुत सारी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को देखा है। पॉइंटर्स क्या होते हैं? वो दूसरे वेरिएबल्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किसी दूसरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। बट इसने कहा है कि अनलाइक पॉइंटर जैसे सी में होता है पॉइंटर्स, रेफरेंस इज़ गारंटीड टू पॉइंट, ठीक है? कि भाई पॉइंटर्स तो हम लोग यूज़ करते हैं बट पॉइंटर्स की वजह से काफ़ी एरर होती हैं। अब रेफरेंस क्या होता है? वो गारंटी करता है कि वो जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना, जिस वेरिएबल की जौन सी वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है, वो वैलिड होगी जब तक उस रेफरेंस का लाइफ टाइम है। आप जो रेफरेंस बनाओगे उसका एक लाइफ टाइम होगा, अपने स्कोप भर का ही उसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है? उस लाइफ टाइम के अंदर जो वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है ना, वो गारंटीड है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी, वो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। क्या कर रहा है? तो यही पॉइंटर और रेफरेंस के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों। और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? ये क्या हो गया हमारी मेमोरी सेफ्टी, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, हमारी एरर सॉल्व हमारी रन टाइम एरर्स को आने नहीं देता है, ठीक है? अब इसके बारे में चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे दोस्तों, उसको इसने कैसे सॉल्व किया है। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि हम लोगों ने जब एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने कॉल करा दिया दूसरे फंक्शन में और उसको जब हम लोग सेंड कर दे रहे थे, तो क्या कर रहा था उसकी ओनरशिप चली जा रही थी दूसरे के पास और यहाँ पे उसके आगे फिर हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी शो यू अगेन। ये एग्ज़ाम्पल है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि है हीप टाइप का स्ट्रिंग जो है आपको पता है हीप में स्टोर होता है। तो ये हीप की एक वैल्यू है हेलो जो कि एक हम लोगों ने हीप डाटा में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया है, उसके बाद मैंने कॉल किया है कैलकुलेट लेंथ एक फंक्शन है जो उसकी लेंथ को कैलकुलेट करता है। तो मैंने उसमें उस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे ही ट्रांसफ़र होगा उसकी ओनरशिप इसके पास आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद मैं प्रिंट करूँ उसकी लेंथ को, साथ ही साथ उसमें जो चीज़ वैल्यू है उसको भी प्रिंट करूँ। द लेंथ ऑफ डैश मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इस स्ट्रिंग की लेंथ ये है। बट मैं जब इसको यूज़ करता हूँ दोस्तों यहाँ पे और कार्गो रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा एंड इट इज़ सेइंग कि मूव्ड वैल्यू एस1 ठीक है? वो कह रहा है कि भाई आप वो जो वैल्यू बोरो कर रहे हो, कहाँ पे बोरो कर रहे हो? यहाँ पे S1 पे, ठीक है? जब मैं ये प्रिंटलन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ प्रिंटलन एक माइक्रो है। माइक्रो क्या होता है? एक डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट है तो एक तरीके का फंक्शन ही ना, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं।
बट आप देखो कि जैसे हम लोगों ने किसी फंक्शन को कॉल किया था, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया था, इसमें वैल्यू ट्रांसफर कर दी, वैसे ही जब मैं इसको कहता हूँ भाई इसको प्रिंट कर दो, तो एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ों को इसमें देता हूँ और कहता हूँ इसको प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है? तो इसमें ये बोरो कर रहा है, मतलब ये वैल्यू इसको चाहिए S1 को, बट ये कह रहा है भाई आप मेरे को S1 वैल्यू कैसे दे सकते हो, प्रिंटलन कह रहा है जब ऑलरेडी आपने S1 इसको दे दिया है, अब इसकी ओनरशिप पहुँच गई है इस स्कोप में और यहाँ जैसे ही ये क्लोज़ हुआ, ये ओनरशिप ड्रॉप हो गई, मतलब S1 एक्चुअली प्रेज़ेंट ही नहीं है अब। कह रहा है कि ये वैल्यू एक्चुअली मूव हो चुकी है, ठीक है? वैल्यू यहाँ पे मूव हो गई है इस वाले फंक्शन में और अब आप इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई और यहाँ पे आपको पता है यूज़ केस हमारा था, हमें उस वैल्यू को भी प्रिंट कराना था, उसकी लेंथ को भी प्रिंट कराना था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने तरीका बताया, उन्होंने कहा भाई इसको यूज़ करने के बाद आप क्या करो, इसको यूज़ करने के बाद मैं अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था रिटर्न मार दिया था उसकी लेंथ। अभी हमें लेंथ के साथ-साथ एस जो आ रहा है इसकी ओनरशिप भी वापस करनी हो। अब इसकी ओनरशिप अब मैं इस फ़ंक्शन से एक चीज़ रिटर्न की है, मैं 2 चीज़ें रिटर्न करूँ दोस्तों, चलिए एज़ अ टपल मैं 2 चीज़ों को रिटर्न कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर और मैं लेंथ भी रिटर्न मार देता हूँ और मैं जाके रिटर्न मार देता हूँ एस की वैल्यू को भी रिटर्न मार देता हूँ। अब मैं जब रिटर्न करूँगा एस को और लेंथ को, तो मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे जिनमें ये कैच करेगा, लेंथ भी कैच करेगा, उसके साथ एस को भी कैच करेगा एंड देन मैं प्रिंट करा पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे को 2 वेरिएबल अलग-अलग बनाने पड़ रहे हैं एस के लिए। जबकि मेरे पास एस स्कोप में था, मैं इसे डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकता? मैंने इसको अपनी ओनरशिप दी है, अब इसका काम खत्म हुआ है, इसको इसकी ओनरशिप रिटर्न कर देनी चाहिए। देन मैं आगे इस एस को यूज़ कर सकूँ, ठीक है? उससे कोई एरर तो आनी नहीं चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया अभी अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको आगे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही रेफरेंस टाइप आया है। आप क्या करते हो, आप किसी एक ऐसा टाइप बनाते हो जो रेफरेंस टाइप होता है। अब वो मैं यहाँ पे खुद ही आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये क्या होगा यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे एस को नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप ना बता के इसको रेफरेंस टाइप बताया। जिस भी टाइप के आगे आप ये एंड लगा दोगे, परसेंट लगा दोगे, ये क्या रेफरेंस टाइप बन जाएगा। तो ये अब जो मेरा है, जो कैलकुलेट लेंथ है, वो एक्चुअली उसको जो टाइप चाहिए, जो मैं आर्गुमेंट दूँगा, वो नॉर्मल टाइप ना होके रेफरेंस टाइप होगा। रेफरेंस टाइप शो करने का ये तरीका है, मैं आगे आपको बताता हूँ रेफरेंस टाइप का आगे क्या-क्या रूल है। अब जब मैं इसमें ट्रांसफर करूँगा तब भी एस को रेफरेंस टाइप बना के भेजूँगा। अब एस क्या है, नॉर्मल स्ट्रिंग है ना मेरा, उसके आगे एंड लगा दोगे तो ये कौन-सी स्ट्रिंग हो जाएगी, रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। अब दोस्तों ये जब इस रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग हो गई, इसके बाद जब मैं यहाँ पे एस यूज़ करूँगा, अब मैं इसको देखिए ट्राई करता हूँ रन करने की। देखते हैं क्या एरर आता है कि नहीं आता। मैंने कार्गो रन किया, द लेंथ ऑफ हेलो इज़ 5। अब देखिए मैं यहाँ पे एस यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आराम से एस को यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है कि भाई आपने यहाँ पे मूव कर दी वैल्यू, कुछ भी एरर ऐसी नहीं आ रही है, ठीक है? तो यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ओनरशिप की वजह से ओनरशिप ने आपकी हीप की मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी ईज़ी किया, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बट उसकी वजह से डेवलपर को प्रॉब्लम कुछ आने लगी कि भाई वो डेवलपर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था। उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने के बाद अब वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। उस एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया रूल लेके आया कि भाई जो वैल्यूज़ आपको जिन वैल्यूज़ को आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है उनकी ओनरशिप ना ट्रांसफर करके सामने वाले बंदे से कह दो कि भाई आप उसको रेफरेंस टाइप मेरे से ले लो। रेफरेंस टाइप एक्चुअली आपको अलाउ करता है कि आप उसकी ओनरशिप बोरो कर सकते हो। ठीक है? कोई वैल्यू का आप ओनर ना बन के आप उसको बोरोवर बना सकते हो कि भाई मेरे से कुछ दिन के लिए ये बोरो कर लो। ठीक है? जैसे कुछ सामान होता है, ठीक है? आपको अपने दोस्त से लेना पड़ता है। अब आपके पास पैसे नहीं कि आप दोबारा खरीद सको, आपके दोस्त के पास वो सामान है। तब आप 2-3 दिनों के लिए उससे बोरो कर लेते हो ना, बट ओनर कौन होता है? वो आपका फ्रेंड ही होता है। आप यूज़ करने के बाद उसको आप लौटा देते हो एंड देन वो क्या करेगा? उसको आगे यूज़ कर सकता है। अब वो चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम एरर ना आए, इसके लिए ये मेक श्योर करना पड़ता है कि एक समय पे वो चीज़ एक के पास ही हो, या फिर मेरे पास होगी या फिर आप मेरे दोस्त के पास होगी, ठीक है? अब मैं जब तक यूज़ कर रहा हूँ तब तक देखिए जैसे अब क्या था कैलकुलेट लेंथ को एस की ज़रूरत थी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, बट उसके बाद एस1 को तो उस एस1 ने कहा कि भाई मेरे से थोड़ी देर के लिए बोरो कर लो, जब तक आपको ज़रूरत है। तो इसने जब इसको ट्रांसफर की तो उसको रेफरेंस टाइप ट्रांसफर किया। रेफरेंस टाइप हेल्प करता है कैलकुलेट लेंथ फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ या फिर कैलकुलेट लेंथ कह रहा है कि भाई मेरे को बोरो करना है। मेरे को तेरी सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उसको थोड़ी देर के लिए बोरो करना है। मेरे को 1 सेकंड का काम है, मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद उस लेंथ को मैं रिटर्न कर दूँगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूँगा। साथ ही साथ अपनी वैल्यू भी ले लेना। ठीक है? मेरे को इतना ही काम था। तो दैट्स व्हाई ये हमारा रेफरेंस टाइप बोरो करने में हेल्प करता है। एक्चुअली में कैलकुलेट लेंथ अभी क्या कर रहा है, अपने स्कोप में वो उसकी ओनरशिप ना लेके, अपने स्कोप में जब तक उसको ज़रूरत है, उसका बोरोइंग ले रहा है, उसका रेफरेंस टाइप ले रहा है। अब ऐसे यहाँ पे रेफरेंस टाइप है, वो क्या करेगा दोस्तों, लेंथ कैलकुलेट करेगा एस की और जैसे ही आउट ऑफ स्कोप जाएगा, क्या करेगा, ये बोरो जो एस हमारा वेरिएबल बना था, जो एक वैल्यू को बोरो कर रहा था, ये एस क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब एस ड्रॉप होगा बट मैंने बोला था आपको ओनरशिप ड्रॉप होती है, ठीक है? और कोई वेरिएबल जिस वैल्यू का ओनर होता है, अगर वो
वो वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप जाता है, तो वो वेरिएबल की वैल्यू डिलीट होती है। बट यहाँ पे तो एस जो था, इस वैल्यू का ओनर था ही नहीं, इसने इसको बोरो किया हुआ था। तो जब ये एस आउट ऑफ स्कोप जाएगा, ये तो डिलीट हो जाएगा, बट क्योंकि ये किसी का ओनर नहीं था, ये इस हेलो का ओनर नहीं था, तो अभी क्या हेलो की वैल्यू डिलीट होगी? नहीं होगी। वो वापस चली जाएगी अपने ओनर के पास। ओनर के पास वापस भी नहीं जाएगी। दोस्तों एक्चुअली में होगा क्या कि एस तो चला गया, इसने इसको बोरो किया था, ये तो आउट ऑफ स्कोप चला गया। हेलो वैल्यू जो थी वो वहीं पे है अपनी हीप में ही है। उसका ओनर एस1 था, बट अभी थोड़ी देर के लिए ये लॉक हो गया था दोस्तों कि S1 आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक कैलकुलेट लेंथ यूज़ कर रहा है। अब ये सारे रूल हैं जो रश ने बना रखे हैं कि डाटा रेसेस की प्रॉब्लम ना आए। डाटा रेसेस क्या होता है कि S1 को ये भी यूज़ कर रहा है कैलकुलेट लेंथ, देखिए मैंने S1 को कैलकुलेट लेंथ में भी भेजा है और S1 को प्रिंट एलन भी यूज़ कर रहा है, S1 को प्रिंट एलन भी यूज़ कर रहा है। अब ये दोनों एक साथ यूज़ कर पाएँ इस वैल्यू को, ये कैसे होगा? क्या पता कि एक वैल्यू S1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे भेजी और उसने कुछ चेंज कर दी और यहाँ पे जब मैंने प्रिंट एलन में वो यूज़ वैल्यू की, वो डिफरेंट आ गई। तो ये जो डाटा की प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही डाटा, एक ही हीप का डाटा है, कोई हेलो है, वो एक जगह पे सेव है। अब दोनों फंक्शंस उसको यूज़ कर रहे हैं, अब उनमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती है हम उसकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है? आपने देखा कि ये ओनरशिप की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। बट एक ही डाटा 2 जगह पे यूज़ करने के द्वारा जो प्रॉब्लम आ सकती है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जो सी प्लस प्लस की थी, जो रस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ये नए रूल आपको पढ़ा रहा हूँ कि ओनरशिप क्या है भाई, बोरोइंग क्या है, ये रेफरेंसेस क्या हैं, वो ये कैसे सॉल्व करेगा, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये रूल होता है इसका बोरोइंग का भी, कि भाई डाटा आपने 2 जगह यूज़ अभी तक तो आपने देखा ही कि भाई ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रही थी सीधे-सीधे, मैं अगर इस फंक्शन में यूज़ करना चाह रहा था, तो ये दोबारा तो इसको यूज़ करने का चांस ही नहीं बनना था। एक हीप की वैल्यू को दोबारा मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। मैं इस फंक्शन में यूज़ करता, इस फंक्शन में ओनरशिप आती, वो ड्रॉप हो जाता। तो उस हीप का बहुत बेहतर तरीके से हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बट डाटा की वजह से हमारी कोई एरर भी नहीं आ रही थी क्योंकि एक हीप का डाटा हम एक ही जगह पे यूज़ कर रहे थे। अब लेकिन जब मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई एक ये जो हीप का डाटा है आप 2 जगह पे यूज़ कर सकते हो, या प्रिंटलन में भी यूज़ कर रहे हो, आप कैलकुलेट लेंथ में भी यूज़ कर रहे हो, तब अब क्या होगा? आप पूछोगे भाई अब तो ये 2 जगह पे यूज़ हो रहा है तो वो वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं ना, ये फंक्शन मान लो इस वैल्यू को चेंज कर देता। तो वो जो दिक्कतें आती थी बाकी लैंग्वेजेज़ में, डाटा सेफ्टी की, डाटा रेसेस की, गार्बेज जो कलेक्ट हो जाता था एक्स्ट्रा डैंगलिंग पॉइंटर की, इन सब एरर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए इन्होंने रेफरेंस जो हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं भाई, भाई मैंने बोरो किया ना कैलकुलेट लेंथ और प्रिंटलन ने, ये जो बोरो करेंगे उसके नियम बनाए दोस्तों। अब नियम क्या है? नियम क्या हो सकता है? एक नियम पहला ये है कि जब तक मैंने भाई बोरो किया है तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? S1 से बोल दिया, S1 आप बाकायदा ओनर हो, बट अभी मैंने आपसे ले लिया है, मेरे को कोई सामान मेरे को बाइक चाहिए थी, मैंने रेंट पे लेनी थी या फिर मैंने बोरो करनी थी। ये ओनर तो एस1 ही था, ओनर भले पप्पू हो, पप्पू की बाइक हो, बट अभी श्याम ने उससे बोरो कर ली, तो अब बाइक किसके पास है? श्याम के पास है, तो क्या पप्पू उसको चला सकता है? नहीं चला सकता। सिमिलरली ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ कर दिया, कि भाई ओनर अब कौन हो गया? ये कैलकुलेट लेंथ हो गया, तो अब और कैलकुलेट लेंथ के अंदर एस वेरिएबल जो है वो उसका अभी क्या बोरोवर हो गया। अब वो बोरो जब तक करके रखेगा, तब तक ये यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये एक्चुअली वैल्यू लुक दिखती कैसी है हमारे सब कुछ होता तो है, सब कुछ सेव तो हमारा रैम में होता है, रैम में वो वैल्यूज़ दिखती कैसे हैं? तो इन्होंने बोला अ, एम्परसेंड जो है स्ट्रिंग के आगे जो ये एक स्ट्रिंग के आगे एम्परसेंड लगा हुआ है वो क्या है द एम्परसेंड रिप्रेजेंट रेफरेंसेस ये रेफरेंसेस टाइप को रिप्रेजेंट करता है। दे अलाउ यू टू रिफर टू सम वैल्यू विदाउट टेकिंग ओनरशिप, ठीक है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हीप में डाटा ऐसे दिखता है और स्टैक में जब हम उसका हीप को स्टेक में केवल हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं उसके एड्रेस पे और कितना उसका लेंथ है। अब दोस्तों उसका मैंने जब वो डाटा बनाया एस1 वो हीप टाइप है, तो स्टेक में इतनी वैल्यूज़ सेव होंगी। अभी मैंने जब उसका रेफरेंस बनाया हीप टाइप डाटा का, तो वो दूसरे एस में मैंने सेव कराया उसका रेफरेंस। उसका रेफरेंस कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस एक पॉइंटर होगा, जो उसके एड्रेस पे एस1 के एड्रेस पे पॉइंट आउट कर रहा होगा। एस1 भी तो स्टैक में कोई एड्रेस ले रहा होगा, कुछ स्पेस ले रहा होगा, उस पे पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ऐसे हमारे रेफरेंसेस शो होते हैं और रेफरेंसेस को डीरेफरेंस भी कर सकते हैं। अगर एम्परसेंड लगा के मैंने एस बनाया जो शो करता था किसको? एस जो है रेफरेंस कर रहा है इसको, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगाया तो वो क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूँ लेट मी शो यू वेयर द स्टार लगा दूँ तो ये डीरेफरेंस, ठीक है दोस्तों? तो ये बता रहा है कि हम लोग डीरेफरेंस भी कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट वैल्यू को भी फेच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आया दोस्तों और कैलकुलेट लेंथ का हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल बनाया था। फ्रेंड्स मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ, जिसमें ये फंक्शन एक था, जिसमें कैलकुलेट लेंथ हम लोग कर रहे थे। दूसरा फंक्शन है प्रिंट लेंथ, वो क्या करेगा? आपकी लेंथ को प्रिंट करा देगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये लेके आया हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने बोला ना कि इसके कुछ रूल्स हैं रेफरेंस टाइप के, कि जब तक एक यूज़ कर रहा है, दूसरा नहीं करेगा। वो रूल्स मैं और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों डाटा रेस की प्रॉब्लम कब आती है या फिर डाटा
में जो मैं बोला था ना कि एक डाटा है, 2 लोग यूज़ कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम्स कब आती हैं? एक्चुअली मैंने बाइक का एग्ज़ाम्पल लिया, वो फिज़िकल थिंग है, वो 2 लोग एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। रेफरेंसेस में भी मैंने ये चीज़ आप लोग को ये बताया थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जब तक इसके पास है, तो दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। पर क्या प्रोग्रामिंग में अगर मेरे को 2 डाटा केवल रीड करना है, केवल मेरे को रीड करना है, उसकी वैल्यू को केवल प्रिंट कराना है, तो मुझे ज़रूरत है कि 2 बंदे एक साथ उसको रीड ना कर पाएँ, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल दोस्तों यही दिखाता है हम लोग को कि रीड हम लोग एक साथ में अगर मेरे को केवल वो वेरिएबल चाहिए केवल मेरे को बोरो करना है उसको रीड करने के लिए, मुझे उसमें कुछ अपडेट नहीं करना है। मुझे उस डाटा की वैल्यू को अपडेट नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम उसे एक से ज़्यादा जगह पे बोरो कर सकते हैं एक समय पे, ठीक है? एक से ज़्यादा बंदे उसको बोरो कर सकते हैं एक समय पे और उसके साथ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल बताया था वो बाइक का बताया था। बाइक क्या है एक बंदा एक ही अब मैं चाहूँ कि अपनी बाइक एक समय पे 4 लोगों को दे दूँ रेंट पे नहीं दे सकता, क्योंकि वो फिज़िकल थिंग है। बट मेरे पास एक प्राइस जैसे होता नहीं है कि मैं मेरे पास डाटाबेस मेंटेन है। मेरे पास एक डाटाबेस मेंटेन है जिसमें मैंने बहुत सारे काफ़ी सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का डाटा रखा हुआ है और मैंने वो डाटाबेस की एपीआईज़ का एक्सेस दे रखा है बहुत लोगों को, वो जब चाहें उसको यूज़ कर सकें, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ मतलब लोगों को चाहिए वो उसको यूज़ कर सकें, मैं बेचना चाहता हूँ कि वो बस उस डाटा को जब चाहें यूज़ कर सकें मतलब उसको फेच कर सकें। अब केवल फेच ही करना है तो मैं ऐसा डाटाबेस बना सकता हूँ, जिसमें 1 से ज़्यादा लोग 10 लोग एक साथ मेरे डाटा को रीड कर सकें। तो ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि वो लोग अभी तक मेरे डाटा को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको अपडेट करने की परमिशन नहीं दी है। मैंने केवल रीड करने की परमिशन दी है अपने डाटाबेस से। तो 1 से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है देखो। मैंने जब इसको कहा कि भाई मेरे डाटा को बोरो कर लो, तो इसने बोरो किया, उसने लेंथ कैलकुलेट कर ली, ठीक है? दूसरे ने बोरो किया, उसने उसको प्रिंट करा दिया। तीसरा प्रिंट एलन ने उसको बोरो किया, उसको प्रिंट करा दिया। तो एक समय पे आप देख सकते हैं 3-4 जगह पे मेरा वही सेम S1 बोरो हो रहा है और फिर भी आप देखेंगे आपका कंपाइलर कुछ भी एरर नहीं देगा, ठीक है? इसने दोस्तों इसने यहाँ पर भी प्रिंट कराया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हेलो इज़ 5 एंड द लेंथ ऑफ हेलो इज़ 5 तो यहाँ पे ये भी प्रिंट कराया। तो 3 जगह पे एक साथ मैंने 3 जगह पे उसको बोरो किया गया, फिर भी कोई एरर नहीं आई क्योंकि केवल रीड किया जा रहा है। जब तक वो डाटा केवल रीड किया जाएगा, तब तक उससे कोई एरर आ ही नहीं सकती। क्या करेगा? ये 3 लोगों ने बोरो किया, उसको अलग-अलग तरीके से रीड कर लेंगे। पर एक्चुअली अगर इसके रीड करने से इस वाले फ़ंक्शन में उस डाटा को यूज़ करने में कोई फ़र्क आ रहा है? मेरे डाटा में जब तक वो चेंजेस नहीं कर रहा है कोई बंदा, तब तक कोई भी एरर आने की चांसेस नहीं है। जो होता है ना डाटा रेसेस कि एक बंदे ने डाटा रेसेस क्या होता है दोस्तों कि आपने एक ही डाटा 2 लोग एक्सेस कर रहे हैं, जब तक दूसरा बंदा उसको एक्सेस करता है, तीसरे ने पहले ने उसको चेंज कर दिया। अब पहले ने चेंज किया तो दूसरे के पास गलत डाटा पहुँचा। अभी यहाँ पे केवल मैंने रीड एक्सेस दिया है, तो जो डाटा मैंने एस 1 बनाया था, वो कोई बंदा उसको चेंज कर ही नहीं पाएगा, तो गलत डाटा पहुँचने की चांसेस ही नहीं है। तो ये जो रेफरेंसेस टाइप है और जो रेफरेंस टाइप है वो वादा करता है कि भाई मैं जो तेरे को डाटा दे रहा हूँ, वो चेंज नहीं होगा फ्यूचर में। वो उसके रूल्स लिखे हुए हैं कि वो चेंज नहीं होंगे। तो अब ये चेंज कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आगे दिक्कत कैसे आ सकती है। आगे दिक्कत जब आती है दोस्तों हमको कि जब वो डाटा हमारा चेंज होता है। तो मैं आपको अब इसके रूल दिखाता हूँ। एकदम लास्ट में आ गया उसके फुल एंड फाइनल रूल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब। एट अ गिवन टाइम यू कैन हैव आइदर वन म्यूटेबल रेफरेंस और एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंस। तो इसीलिए इन्होंने रेफरेंस के रूल लिख दिए हैं जो कि कंपाइलर पूरा चेक करता है। कंपाइलर को क्या चेक करना है? मैंने बोला था ना कि रस्ट लैंग्वेज जब बनाई गई तो नई तरीके से इसके रूल लिखे गए, कंपाइलर को बस वो रूल चेक करने हैं। अब रूल वो बहुत बेहतर बनाए गए। पहला वो चेक करता है ओनरशिप। भाई ओनरशिप है और जैसे ही ओनरशिप उसकी खत्म हुई, वो बंदा स्कोप से बाहर गया, उसने वो हीप डिलीट मार दिया। तो हर हीप डाटा का ओनरशिप होना चाहिए और जैसे ही ओनरशिप बाहर जाएगी वो डिलीट मार देगा, ड्रॉप फंक्शन कॉल करा देगा। एक तरीका कि फालतू की गार्बेज की हमारी हीप की मेमोरी इकट्ठा नहीं हो रही है। अब उस ओनरशिप की वजह से क्या पता हमें दिक्कत आ जाती है डाटा रेसेस की और डाटा चेंज होने की। कल को बंदे को चाहिए दूसरा डाटा था, रन टाइम में उसको मिल कुछ और रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने रेफरेंस टाइप के रूल लेके आए, रेफरेंसेस के रूल रेफरेंस टाइप बनाए और बोरोइंग के रूल लेके आए। और बोरोइंग के रूल क्या हैं? एट अ गिवन टाइम यू कैन हैव आइदर वन म्यूटेबल रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आप बोरो के लिए माँग रहे हो। तो एक या फिर म्यूटेबल बोरोइंग होगी जिसमें आप बोरो करके उसको चेंज कर सकते हो। तो एक समय पे केवल एक ही ऐसी बोरोइंग होगी जिसमें आप चेंज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे और लगा है एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंस। अगर आप उसका अब रेफरेंस और बोरोइंग को एक से समझो आप दोस्तों। तो अगर आप उसका इम्यूटेबल रेफरेंसेस केवल बना रहे हो तो वो एन नंबर बना सकते हो, जितने चाहे उतने बनाओ। बट अगर आपने उसी डाटा एक डाटा टाइप का या फिर एक वेरिएबल का आप इम्यूटेबल रेफरेंस एक समय पे जितने चाहो उतने बना लो। लेकिन अगर गलती से आपने म्यूटेबल रेफरेंस बना दिया तो केवल एक म्यूटेबल रेफरेंस होगा और वो एक ही होगा, उसमें फिर आप इम्यूटेबल रेफरेंस बना ही नहीं सकते। म्यूटेबल रेफरेंस का नाम आते ही तो आप एक टाइम पे उस वेरिएबल का एक ही म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हो। उसके बाद आप इम्यूटेबल रेफरेंस भी नहीं बना सकते। बट अगर आप म्यूटेबल रेफरेंस को हटा दो, अगर आप किसी वेरिएबल का म्यूटेबल रेफरेंस नहीं बना रहे तो उस समय पे आप उसके एन नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंस तो बना ही सकते हो। इसमें क्या होगा आप उस वेरिएबल की को अपडेट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो।
अब आप अपडेट नहीं कर रहे हो तो उसमें डाटा रेसेस की प्रॉब्लम, डाटा इनअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं है। तो उसके लिए कंपाइलर आपको फ्री छूट देता है, जितना चाहो उतना यूज़ कर लो भाई, ठीक है? और दूसरा इसने बताया रेफरेंस हमेशा वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? रेफरेंस हमेशा वैलिड होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये तो हमने इम्यूटेबल रेफरेंसेस बना के बहुत जितने चाहे उतने बना लिए। मैंने यहाँ पे एस एक और बनाया, दूसरा एस यहाँ बनाया, तीसरा मैंने यहाँ पे रेफरेंस उसको दे दिया। तो ये मैंने जितने चाहे उतने यूज़ किए। बट अब मैंने जब म्यूटेबल रेफरेंस बनाने हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि म्यूटेबल रेफरेंस कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एक स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम हेलो है, ठीक है? वो हीप में सेव हो गई। मैंने फिर उसका एक दूसरा वेरिएबल बनाया R1 जो क्या करता है, रेफरेंस टाइप है एस का और वो कैसा है, म्यूटेबल टाइप का है। तो हम एम्परसेंड लिखने के बाद म्यूट लिख देंगे, मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मैंने फिर से रेफरेंस बनाने की कोशिश की दोस्तों, जो क्या है वो भी म्यूटेबल टाइप का है R2 और दोनों को बस प्रिंट कराने की कोशिश की। अब मैं जब इसको प्रिंट कराने जाता हूँ, तो ये दोस्तों क्या होता है, तो यूँ तो कार्गो रन करते हैं और एरर आ गई यहाँ पे। और एरर अब क्या बता रही है, कैन नॉट बोरो एस एज अ म्यूटेबल मोर देन वंस एट अ टाइम। एक समय पे एक म्यूटेबल एक बोरो हम कर सकते हैं एस का, ठीक है? और यहाँ पे उसने बोला पहली बार आपने यहाँ पे 4th लाइन पे इसको म्यूटेबल बोरो किया, दूसरी बार आपने यहाँ किया, जो कि सही नहीं है, ठीक है? अभी दोस्तों अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं हम उसका म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हैं। और ये सॉरी मैंने 2 दे दिए हैं, यहाँ पे 1 ही देना था। तो आराम से हम प्रिंट करा सकते हैं, ये हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है? अब म्यूटेबल रेफरेंस बनाया है तो क्या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं? ये भी देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने एक फंक्शन बनाया जो है चेंज करता है, क्या आपकी वैल्यू को चेंज करता है। तो मैंने एक एस नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है? एस नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हीप टाइप है, जिसमें मैंने हेलो एक स्ट्रिंग सेव कराई। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पहले मैंने सेंड किया किसमें, एक फंक्शन में, ठीक है? उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंटलन की वैल्यू को, उसके बाद मैंने एस की वैल्यू को प्रिंट करा लिया दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे अब रेफरेंस टाइप बनाया, स्ट्रिंग को रेफरेंस टाइप बनाया, बट वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल बनाने के लिए मुझे एस को भी म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और मैं जब इसको सेंड करूँगा तब भी म्यूटेबल होगा। अब यहाँ पे मैं सम स्ट्रिंग डॉट पुश कर रहा हूँ और मैं हेलो के आगे वर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसे ये हम लोग म्यूटेबल बोरोइंग करते हैं और रन किया तो वैल्यू ऑफ एस क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड आ रही है, ठीक है? यही इसके पहले मैं अगर लगाता, तब देखते हैं दोस्तों क्या वैल्यू आती है। तो आप देख सकते हैं पहले एस की वैल्यू क्या थी हमारी, जब मैंने प्रिंट कराया तो हेलो थी। मैंने जब उसकी वैल्यू को चेंज किया, उसका एज़ अ म्यूटेबल रेफरेंस लिया और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, अब उसकी हेलो वर्ल्ड आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एस को बार-बार यूज़ कर पा रहा हूँ। एस को मैंने 2 बार, एस को मैंने यहाँ पे एक बार कॉल किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर इस फंक्शन में सेंड किया, फिर इसको यूज़ किया। मैं इसको यूज़ भी कर पा रहा हूँ, उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर पा रहा हूँ और मुझे एक्स्ट्रा कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप देख सकते हैं रेफरेंस और बोरोइंग, रेफरेंस टाइप बनाने का फ़ायदा है, बोरोइंग बनाने का फ़ायदा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक म्यूटेबल रेफरेंस लिया उसका केवल, ठीक है? इस स्कोप में केवल एक म्यूटेबल रेफरेंस है, तो मैं उसकी वैल्यू को आराम से अपडेट कर पा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एग्ज़ाम्पल बनाया था जिसमें मैंने 2 रेफरेंस बनाए थे, म्यूटेबल रेफरेंस बनाए हैं और मैं वहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कह रहा था भाई आप एक ही टाइम पे 2 म्यूटेबल रेफरेंस बना रहे हो, पहले में आपने कुछ चेंज कर दिया, कल को एरर आ जाएगी फिर, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं S1 बनाया है, यहाँ पे मैंने चेंज किया है कि 4 ये जो चेंज फंक्शन कॉल करने से पहले मैं S का एक और रेफरेंस टाइप बना रहा हूँ जो कि इम्यूटेबल है, ठीक है? आप देख सकते हैं इम्यूटेबल है। मैंने सिंपल सा रीड करने के लिए मेरे को बस उसकी वैल्यू रीड करनी है, मैंने एक टाइप बनाया, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, किसके चेंज, उसके बाद मैंने चेंज फंक्शन को कॉल किया एंड देन उस सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, S1 की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, दूसरे में S की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब दोस्तों एक्चुअली में होगा क्या? इसमें एक एरर आनी चाहिए। एरर क्यों आनी चाहिए? कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है? एरर क्या आ रही है वो देख लेते हैं। कैन नॉट बोरो एस एज़ अ म्यूटेबल बिकॉज़ इट इज़ आल्सो बोरोड एज़ अ इम्यूटेबल, क्योंकि S1 S को हम लोग एज़ अ म्यूटेबल बोरो कर चुके हैं, ठीक है? तो उसको दोबारा हम इम्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते। अब क्या कहना चाह रहा है मैं ये दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कि भाई आपने तो S1 बोला कि भाई S1 S की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है? जब आपने बनाया इसको यहाँ पे कि S की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसमें क्या नाम था उसका? तब वो उसकी वैल्यू को हेलो को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर आप जब उसको प्रिंट कराने आओगे S1 इज़ इक्वल टू S1, अब वो S की वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा तो उसको आप एक्सपेक्ट करोगे हेलो प्रिंट कराए। बट क्योंकि आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, अब वो हेलो के साथ वर्ल्ड भी जुड़ गया, तो अब वो क्या प्रिंट आउट कराएगा? वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करेगा। वो गलत है ना? आपको एक्सपेक्टेड कुछ और था और डाटा रेसेस की वजह से, यहाँ पे देखिए डाटा रेसेस क्या है कि भाई डाटा आपको
S1 की जगह S1 ने डाटा यूज़ किया होता, उससे पहले आपने डाटा को चेंज कर दिया। तो S1 स्लो हो गया ना, वो लेट यूज़ कर पाया और डाटा पीछे से बदल गया। ये होते हैं डाटा स्पेसेस के एरर और वो ना आ पाएँ, इसलिए कंपाइलर रन ही नहीं किया दोस्तों। कंपाइलर ने एरर भेज दी कि भाई आप इसको पहले ही बोरो कर चुके हो जो कि इम्यूटेबल है। आप S को एज़ अ म्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते क्योंकि उसको आपने इम्यूटेबल बोरो पहले किया हुआ है। ठीक है? और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इम्यूटेबल बोरो किया है थर्ड लाइन पे यहाँ पे और फोर्थ लाइन में आपने यहाँ पे इसको बोरो कैसा कर लिया? म्यूटेबल बोरो कर लिया। तो जब आप इम्यूटेबल बोरो कर चुके हैं पहले, तो आप उसको म्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते। अब एक तरीका है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आने वाला है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी। बट आपको एक चीज़ बहुत कन्फ्यूज़ करने वाली है इसमें कि यहाँ पे आप कहोगे कि एक टाइम पे आप उसको म्यूटेबल, इम्यूटेबल एक साथ बोरो नहीं कर सकते। अब वो टाइम आप कैसे समझोगे भाई? टाइम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइन से डिफाइन करते हैं या फिर आपको लगेगा कि एक स्कोप के अंदर हम 2 बार एक चीज़ को बोरो नहीं कर सकते। ये जो आपका ये स्कोप दिख रहा है ना, आपको आपको तो अभी तक जो मेरे को पहले भी कन्फ्यूज़न था कि S की वैल्यू है, इस स्कोप के अंदर केवल मैं इसको एक बार म्यूटेबल इम्यूटेबल ही बना सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने इसको इम्यूटेबल बनाया फिर इसको मैं म्यूटेबल बोरो नहीं कर सकता। ठीक है? एक बार भी इम्यूटेबल बोरो कर सकता हूँ। ठीक है? अगर एक बार मैंने इस पूरे इसमें इम्यूटेबल बोरो कर लिया जैसे यहाँ पे है, ठीक है? सॉरी इम्यूटेबल बोरो कर लिया जैसे यहाँ पे है, तो मैं दोबारा इसको इम्यूटेबल बोरो नहीं कर सकता। ठीक है? ये कन्फ्यूज़न आता है। अब ये कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों का और बढ़ाने वाला हूँ। मैं इस कोड को चला के दिखाने वाला हूँ। मैजिक कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको कॉम कंट्रोल एक्स मारना है, ठीक है? और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देना। अब देखिए ये आपके सामने चलेगा, ठीक है? द वैल्यू ऑफ S1 इज़ हेलो, ठीक है? एंड द वैल्यू ऑफ S इज़ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखिए अभी ये कोड चल गया, तो आपका यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न आएगा और ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये एक्चुअली में हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाएँ, आप सब कुछ भूल जाओ, सारे रूल भूल जाओ। तो प्रॉब्लम यही थी कि भाई जब मैंने S1 बनाया था, तो मैंने कहा था ये हेलो समझ के होगा, कि भाई ये हेलो को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, ठीक है? तो पहले क्या हो रहा था कि वो उसकी वैल्यू को चेंज कर दे रहा था और आपका हेलो होना चाहिए था एक्सपेक्ट करने के लिए और प्रिंट हेलो वर्ल्ड होना हो जा रहा था। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है आप देखो। S1 इज़ हेलो प्रिंट हुआ है। S1 को हमने हेलो बनाया तो हेलो प्रिंट हुआ है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है? नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारी रन टाइम कोई एरर आई है? रन टाइम में एक्चुअली अगर ये चल गया, ठीक है, तो इसने क्या कोई एरर दी है? नहीं भाई मेरे को हेलो ही तो चाहिए था और हेलो ही आ गया, वही है। तो दोस्तों रेफरेंस टाइम का जो टाइम होता है, ठीक है, वो स्कोप से ना देख के हम देखते हैं लास्ट टाइम कब तक वो यूज़ हुआ है। S1 हमारा यूज़ कहाँ तक हुआ है? केवल इस लाइन तक हुआ है। तो इसके बाद मतलब हमने जो इसको बोरो किया था, S1 को जो S को मैंने बोरो किया है एज़ अ इम्यूटेबल रेफरेंस, उसका टाइम यही खत्म हो गया। अब S1 यहाँ से खत्म, क्योंकि कंपाइलर क्या है दोस्तों लाइन बाय लाइन चेक करता जाता है और वो देखता है, उसका जो यूज़ हुआ है S1 का वो आखिरी समय तक कब तक हुआ है, तभी तक उसका टाइम है। अब जब हमने इसको दोबारा S को बोरो किया तब उसने इसलिए एरर नहीं दिया, मैंने इसको म्यूटेबल बोरो किया जबकि यहाँ पे इम्यूटेबल मैं एक बार बोरो कर चुका हूँ, क्योंकि जो इम्यूटेबल बोरो मैंने दोस्त किया था उसका टाइम जो था वो यहीं पे 4th लाइन के यहाँ पे खत्म। उसके बाद आगे मैंने इसको कहीं यूज़ ही नहीं किया मतलब इसका टाइम खत्म। इसीलिए मैं दोबारा S को बोरो कर पा रहा हूँ, वो भी इम्यूटेबल क्योंकि मैंने पहले अब इस कंपाइलर के हिसाब से पहले जो आपने ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है, इस समय पे आपने S को केवल एक ही बार बोरो कर रखा है। वो S1 में आपका वहाँ खत्म इस समय पे क्योंकि S1 को आपने S को यहाँ पे S1 एज़ अ बोरो किया था, वो टाइम यहीं पे खत्म हो गया। इस समय पे आपने केवल एक ही इम्यूटेबल बोरो कर रखा है और नियम आपका फॉलो हो रहा है कि आप एक हीप टाइप, एक S को ठीक है, आप एक रेफ़रेंस को, एक इम्यूटेबल रेफ़रेंस को केवल एक बार बना सकते हो एक समय पे, ठीक है। अब इसकी एरर को मैं दोबारा लाना चाहूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको कंट्रोल करता हूँ और मैंने दिखा दिया, नहीं भाई मैं S1 को केवल वहीं तक ना यूज़ करके, एक बार और यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ? यहाँ तक। अब ये S1 वेरिएबल का जो टाइम है, जो स्कोप है, जो उसका टाइम है यूज़ करने का, वो बढ़ के इस लाइन तक आ गया और उसने कहा, "भाई, अब तो आपने यहाँ म्यूटेबल इसका रेफ़रेंस कैसे बना लिया, जबकि एक्चुअली एक इम्यूटेबल रेफ़रेंस आगे तक है।" तो अभी S1 का टाइम चल रहा है, साथ में आप S का टाइम लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे एरर आनी है और देखिए एरर फेंक दे रहा है ये और एरर में इसने क्या बोला कि यहाँ पे इम्यूटेबल बोरो आपने कर रखा है, फिर आप यहाँ पे इम्यूटेबल बोरो करना चाह रहे हो, जबकि आपने यहाँ पे इम्यूटेबल बोरो दोबारा यूज़ किया है, लेटर आपने यहाँ पे यूज़ किया है। सीधे-सीधे बोल रहा है भाई आपने इसको यहाँ पे यूज़ किया, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो आप दोबारा इम्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते, तो इसको यूज़ ना करो। ये है दोस्तों रूल। ये है रेफरेंस टाइप का रूल और ये रूल अगर आपने सही से फ़ॉलो किया स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों ये आपको अभी भी कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा इसलिए मैं कहूँगा इसको बार-बार आप ना कोड करके इधर-उधर लिख के ट्राई करके देख लो, ठीक है? नहीं तो ये बहुत बार आपको एरर फेंकेगा। तो ये नियम है, आप देख सकते हैं कि ये कंपाइलर के नियम है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन चीज़ों को चलाता है, ठीक है? लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करता है और उसको उसके बाद वो जाके वहाँ से आपको एक्चुअली में क्या कर रहा है? कंपाइलर आपकी जगह पे एक बार जा दोबारा जाके क्रॉस चेक ही तो कर रहा है। ठीक है? कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर ने यही तो चेक किया कि भाई आपने जब दोबारा S1 यहाँ पे यूज़ किया तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू बदली नहीं। बट यहाँ देख रहा है भाई बंदे को S1 चाहिए।
मतलब हेलो चाहिए था बट पीछे से वैल्यू तो बदल गई, तो ये तो रन टाइम में एरर देगा ना, तो पहले मैं इसको कंपाइल ही ना करने दूँ। पहले ही बता दूँ भाई, ये आपने दोबारा इसको यहाँ पे क्यों यूज़ किया, जबकि आपने इसकी वैल्यू बदल दी, ये ध्यान दो। तो कंपाइलर आपको यही कहता है भाई इस पे ध्यान दो, ये कल को एरर देगा। तो इससे बिगिनर्स को बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। वो उनको लगता है कि भाई टाइम का मतलब ये स्कोप के अंदर है, फिर ये देखेंगे भाई एक ही स्कोप के अंदर 4-5 बार उसका रेफरेंस बनना है, म्यूटेबल भी बनना है, इम्यूटेबल भी बनना है, और वो नहीं देखेंगे जाके कि भाई उसका यूज़ नहीं हो रहा है। आप बना रहे हो ठीक है, बट यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की दोस्तों, कि ठीक है बोरोइंग क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इसको दोबारा रूल पढ़ के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ-साफ बताया जब म्यूटेबल रेफरेंस की बात की उन्होंने, कि रस्टेशियन इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, रस्ट डेवलपर्स होते हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो अदर लैंग्वेज है वो आपको म्यूटेट करने देती है व्हेनेवर यू लाइक। आप जितने भी म्यूटेबल रेफरेंस बनाओ, वो उस रेफरेंस को यूज़ करने देती है, सी में करने देती हैं। बट इसी वजह से तो बहुत सारे कंपाइलर एरर ना आके वो रन टाइम एरर आते हैं। कंपाइलर एरर ठीक है दोस्तों, वो आप सॉल्व कर लोगे, रन टाइम एरर बहुत बेकार है, ठीक है? वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल उठा देते हैं। तो द बेनिफिट ऑफ हैविंग द रिस्ट्रिक्शन इन रस्ट इज़ दैट यू कैन प्रिवेंट डाटा रेसेस एट कंपाइल टाइम। जो डाटा रेसेस आपके रन टाइम में आते, जो आप ढूँढते रह जाते, फिर आपको मिलता भी नहीं, कहाँ से दिक्कत आ रही है, वो आप कंपाइल टाइम में आपका कंपाइलर बता दे रहा है। कंपाइलर समझ लो आपका एक सीनियर डेवलपर है जो आपके कोड को रिव्यू करके बता रहा है भाई यहाँ पे डाटा रेसेस आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है? तो ये डाटा रेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाती है। डाटा रेसेस इज़ सिमिलर टू रेस कंडीशन एंड हैपन व्हेन देयर दीज़ बिहेवियर अकर। तो अब बोल रहे हैं कि डाटा रेसेस क्या होते हैं? उसको बता रहा है कि ये चीज़ें होती हैं डाटा रेसेस में, तब ये डाटा रेसेस होती है, जब ये चीज़ें आपके कोड में प्रॉब्लम आती है। पहला, 2 और मोर पॉइंटर एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा पॉइंटर क्या कह रहे हैं, ये तीनों कंडीशन जब होंगी तब डाटा रेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला कि भाई 2 पॉइंटर एक डाटा को एक वैल्यू को सेम एक समय पे पॉइंट आउट कर रहे हो। अब समय आप समझ रहे हो ना? एक समय पे 2 पॉइंटर एक वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है? एक्सेस कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो एक्सेस कर पा रहे होते हैं। दूसरा, एट लीस्ट वन ऑफ द पॉइंटर बीइंग यूज्ड टू राइट टू द डाटा। तो कह रहे हैं यहाँ तक ठीक है, 2 पॉइंटर एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं एक समय पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो केवल उसको रीड कर रहा हो। बट अगर उसमें वो कुछ राइट मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम है। कह रहा है कि उसमें से एटलीस्ट अगर एक भी पॉइंटर उसमें कुछ वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो चेंजेस है क्योंकि दूसरे पॉइंटर पे उसका इफेक्ट आएगा। भाई दूसरा पॉइंटर भी उसको प्रिंट पॉइंट कराएगा, कहीं उसकी वैल्यू को यूज़ करेगा और पीछे से पहले वाले ने बदल दिया तो वो दिक्कत आनी है, ठीक है? तो देयर इज़ अ नो मैकेनिज़्म बीइंग यूज्ड टू सिंक्रोनाइज़ एक्सेस टू डाटा। अब इस मैकेनिज़्म उन लैंग्वेजेज़ में ऐसी कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उसके एक्सेस को कि कब कौन-सा पॉइंटर किस डाटा को एक्सेस कर पाएगा, बदल पाएगा, उसको सिंक्रोनाइज़ कर पाए। अब कह रहा है डाटा रेसेस कॉज़ अनडिफाइंड बिहेवियर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड फिक्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रैक देम डाउन द रन टाइम। कह रहे हैं डाटा रेसेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसको डायग्नोस कर पाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको फिक्स कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, जब वो रन टाइम में ट्रैक की जाए। अगर रन टाइम में आप उसको ट्रैक करने की कोशिश करो, ठीक है? तो रस्ट क्या करेगा है प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम बाय रिफ्यूजिंग टू कंपाइल कोड। अब रस्ट क्या करेगा, एक एज़ अ सीनियर डेवलपर आपके कोड को रिव्यू करेगा और उसमें प्रॉब्लम निकाल के कहेगा मैं कंपाइल ही नहीं करूँगा क्योंकि इसमें डाटा रेस है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो थी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि ये रस्ट आपको ऐसे हेल्प करता है। तो अब मैंने बहुत लंबे वीडियो बना के बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की आपको बनाने के लिए भाई रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे आपकी डेटा सेफ्टी को मैनेज कर पा रही है, डाटा रेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है दोस्तों। ये नियम बनाए उसने, उसने ओनरशिप बोरोइंग के जो नियम बनाए, ओनरशिप और बोरोइंग के अलग-अलग जो नियम हैं, इस नियम की वजह से आपका कंपाइलर को पता है कि उसको चेक कैसे करना है और वो उसको चेक कर पा रहा है और आपको सजेस्ट कर पा रहा है, भाई ऐसा मत करो। तो दोस्तों ये था ओनरशिप एंड बोरोइंग का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा हमारा आता है स्लाइस टाइप। मैं इतनी देरों से आपको बता रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग और स्लाइस टाइप में डिफरेंस होता है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों स्लाइस मतलब क्या होता है? टुकड़ा, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा, ठीक है? आपके पास सेब है, उसका एक स्लाइस चाहिए, आपके पास केक खाते हो, उसका एक स्लाइस चाहिए। तो यहाँ पर भी एक आपका कलेक्शन है, एक डाटा टाइप का कलेक्शन है बड़ा-सा, उसका एक टुकड़ा काट लो, उसको हम लोग स्लाइस बोलते हैं। अब डाटा टाइप का कलेक्शन कैसा होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखो जैसे एक एरे होता है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग स्लाइस की बात की है। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहे थे, स्ट्रिंग स्लाइस टाइप की बात कर रहे थे। पर दोस्तों स्लाइस किसी का भी हो सकता है, ठीक है? वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोस्तों एग्ज़ाम्पल देखिए एक एरे बनाई हम लोगों ने, जिसका था 1, 2, 3, 4, 5 बट हमें क्या करना है, हमें उसमें से कुछ डाटा को अलग एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है? हमें एक अलग वेरिएबल बनाना है, मुझे जिसमें कुछ डाटा उसका यूज़ करना है बार-बार। तो मैं क्या करूँगा उसका डाटा 1-2 बार यूज़ होता है तो उसी एरे से निकाल लेते हैं, बट हमें उसके एक छोटा-सा एक पार्ट, एक स्लाइस को बार-बार यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग वेरिएबल बना लेंगे और वो वेरिएबल कैसा बनाएँगे रेफरेंस टाइप बनाएँगे कि भाई वो पॉइंट आउट करेगा उसके कुछ पार्ट को और उसके कुछ पार्ट को पहले क्या होता है हम पूरे ए का एक स्लाइस टाइप बना लेते सॉरी एक तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता अगर लेट A1 इज़ इक्वल टू ठीक है और मैं रेफरेंस टाइप बना देता ए ठीक है। तो मुझे ए को बार-बार यूज़ करना होता है, कहीं पे और लेना होता है तो मैं उसका रेफरेंस टाइप ऐसे बनाता। बट मेरे को चाहिए कि इसमें से मुझे 1 से लेके 3 तक इतने पार्ट का एक अलग वेरिएबल बनाया है जिसका मेरे को अलग बहुत यूज़ है, ठीक है?
तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, एक अलग वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम लेट स्लाइस कुछ भी रख सकता हूँ, लेट एस कर देता हूँ। नाम देना ज़रूरी नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का, आपको पता है। मैं फिर से रेफ़रेंस करूँगा किसको, ए को रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को अलग हीप में दोबारा इस इतने पार्ट को ऐसे तो एक क्या कर सकते हैं हम, उसकी कॉपी करके एक पार्ट को सेव करा लेते हैं, सिंपल सा उसको एज़ अ नॉर्मल वेरिएबल। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को केवल उसका रेफ़रेंस ही चाहिए, बार-बार यूज़ करना है, क्योंकि मुझे उसे रीड ही करना है या फिर अपडेट करना है, जो भी करना है, बट मेरे को उसका रेफ़रेंस ही चाहिए, ठीक है? कि मैं मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो मैं वहाँ पे स्लाइस टाइप बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूँगा कि मुझे 1 से लेके 3 तक का, ठीक है? इसका एक टुकड़ा हर बार पॉइंट होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे चेक करूँगा और इसको अभी रन करके देखते हैं क्या आता है, सेशन क्या करता है हमारा। तो ये यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए रन कर पा रहा है, असर्शन क्या आता है, अगर ये इक्वल नहीं होता दोनों की वैल्यू, तो इसको रन नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है ये, 1 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे 1 और 3 क्या है दोस्तों, ये 1 और 3 इसका इंडेक्स होता है। 1 कौन-सी वैल्यू होगी, 0 और 1 यहाँ पे, ये इसकी 1 वैल्यू है, ठीक है? और 3 तक आप देख सकते हैं तो इंडेक्स हमारा 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक की वैल्यू को ये यहाँ पे स्लाइस कर लेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, स्लाइस में जो हम लास्ट वैल्यू लिखते हैं वो एक्चुअली लेता नहीं है, वो उसका पहले की 2 वैल्यूज़ को लेगा। मेरा इंडेक्स बनाएगा कि भाई इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से ये पिछली वैल्यू को हटा देता है, केवल इन 2 वैल्यू को लेता है। इस स्लाइस का मतलब रूल है, ठीक है? अब मेरे को अगर ये भी लेना होता है ना इसके अंदर, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ता 0, 1, 2, 3, 4। मैं यहाँ पे 4 लिख देता। अब ये 4 तक आता है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इस 3 वैल्यूज़ को अंदर कवर कर लेता। अब मैं इसको आपको इक्वल करके दिखाऊँ, ठीक है? या फिर मैं ना इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इक्वल क्यों करना है? प्रिंट करना ज़्यादा ईज़ी होता है, आपको दिख जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। प्रिंट करने को ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एरर आया है, लेट मी जस्ट सी क्या एरर है। तो ये फॉर्मेटिंग का एरर आया कि भाई स्लाइस टाइप को ये फॉर्मेट नहीं कर सकता, ठीक है? इसको प्रिंट कराने का कोई मतलब प्रिंट एलन को का यूज़ करके मैं किसी एरे के स्लाइस को वो नहीं कर पाता, इसलिए असर्शन का यूज़ हो रहा था। चलिए अपने असर्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 2 और 3, और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे साथ में 4 भी आ जाए, ठीक है? अब देखते हैं क्या आ रहा है, 4। देखिए ये रन कर गया, एरर नहीं दी असर्शन में, अगर ये रन इक्वल नहीं होता, तो ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये इसके 4 के इक्वल है। अब आप कहोगे भाई मेरे को 5 भी अंदर लेना है तो क्या करें? तो आप इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है? आप इसको कोई लिमिट दो ही नहीं पीछे की, तो ये सारी वैल्यूज़ को लेना चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इसने क्या बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 और 4 तक रखा है, ये क्या बोल रहा है भाई, लेफ्ट साइड में जो एस है उसमें 2, 3, 4 और 5 भी है, बट आप इक्वल करा रहे हो इससे कि यहाँ पे 4 तक। अब मैं इसको 5 भी आगे कर दूँगा, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को ले लेगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ आगे से भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, 1 वैल्यू भी आ जाए, ठीक है? तो या फिर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, कि पहली वैल्यू को तो उठाता है, मैं 0 लिख दूँगा। देखो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आगे 1 भी है, बट आपने यहाँ पे 1 नहीं डाला है। ये देखो अब ये पूरी वैल्यू को उठा रहा है, ठीक है? या फिर मेरे को 0 नहीं दिखाना, मैं केवल यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, तो क्या करेगा, आगे पीछे की सारी बाउंड्रीज़ से उठा लेगा। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे हम स्लाइस बना सकते हैं। अब मैंने इसको पूरा स्लाइस बना लिया, रेफ़रेंस करके पूरा स्लाइस बना लिया। तो अब आप देखोगे एस में और ए1 में कोई डिफ़रेंस नहीं रहा। तो मैं अगर ये करना चाहूँ दोस्तों, देखें क्या ऐसा पॉसिबल है? एस में और ए1 में कोई डिफ़रेंस नहीं रहा? जस्ट असर्ट इट, ये देखिए कोई एरर नहीं है। एस में और ए1 में कोई फ़र्क नहीं रहा, ठीक है? तो ये होते हैं दोस्तों स्लाइस टाइप, ये मैंने अरे से दिखाया कि आप उसकी स्लाइस को समझ सको, ठीक है? ऐसे ही हमारी स्ट्रिंग भी होती है, उसका एक-एक वर्ड ना अलग-अलग वेक्टर में सेव होता है, ठीक है? बाइट्स में। तो मैं उसका भी एक स्लाइस निकाल सकता हूँ, वो कैसे? लेट मी शो यू। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, माय स्ट्रिंग नाम की मैंने स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम रखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये स्ट्रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैंने पहला वर्ड की स्लाइस लेनी है। तो मैंने एक रेफ़रेंस बना लिया, एक वर्ल्ड नाम का रेफ़रेंस बनाया, वो किसको रेफ़र कर रहा है? माय स्ट्रिंग को कर रहा है, और मैंने बोल दिया भाई ज़ीरोथ इंडेक्स, ज़ीरोथ क्या होगा? एच होगा। हमको पता है जो पहला मैं डालता हूँ इसमें एक ये रेंज है, जिसमें मैं पहला इंडेक्स डालता हूँ, वो उसकी वैल्यू को लेता है, ठीक है? बट उसके बाद जो दूसरी रेंज में दूसरी वैल्यू डालता हूँ पीछे वाली, उसमें वो लास्ट वाली वैल्यू को नहीं उठाता। तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 क्या है, इसमें स्पेस है। तो इसको ऐसा कुछ प्रिंट करना चाहिए, ठीक है? और लेट मी जस्ट मूव ऑन, और मैं इसको 6 या 7 करता हूँ, क्योंकि आपको स्पेस ऐसे वो दिखता नहीं। तो अब उठाते हैं और देखते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो प्रिंट किया है, हेलो डब्लू, मतलब यहाँ तक इसने स्लाइस काट ली इसकी। इसने कहाँ तक काट ली? हेलो डब्लू, मतलब 6 तक इसने काट ली स्लाइस।
और फिर मैंने आगे जब उसमें अपडेट किया, मैंने दूसरा एक बनाया हेलो वर्ल्ड नाम का ही, फिर इसको वर्ल्ड 1 बोल देता हूँ और इसको प्रिंट कराया दोस्तों, ठीक है। अभी इसने मैंने क्या किया, सारी रेंज हटा दी, मैंने कहा पूरी रेंज लो, आगे-पीछे कुछ नहीं डाले। तो इसने देखो हेलो डब्लू और दूसरा क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा। तो आप देख सकते हैं ये स्लाइस मैंने निकाल ली इसकी और मैंने क्या किया दोस्तों, एक्चुअली मैं उसका रेफरेंस बनाया। मैंने जो उसका टाइप रखा है वो रेफरेंस टाइप रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं वो डाटा वहाँ पे रेफर करना चाहता हूँ। भाई ये हीप डाटा है मेरा, इसको आप रेफर कर रहा हूँ, इसी से उठा लो। क्यों मेरे को बार-बार कॉपी करनी है इसकी? अभी फ्रेंड्स ये तो आपने स्ट्रिंग टाइप बनाया, उससे आपने एक स्लाइस काट ली। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है कि स्ट्रिंग लिटरल्स जो आपने सुना होगा, स्लाइस टाइप आपने ये वाली स्ट्रिंग देखी होगी। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आपने ऐसे लिखा देखा होगा, ठीक है? अगर मैं ये हटा देता हूँ कमेंट आउट, एक तो ये स्ट्रिंग होती है, एक ये स्ट्रिंग होती है। अगर मैं रस्ट एनालाइज़र अपना ऑन करूँ, तो आप देखिएगा इनके जो टाइप लिख के आएँगे, इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, ठीक है? अभी लोड हो रहा है और इसका टाइप जो लिख के आएगा दोस्तों वो रेफरेंस एसटीआर आएगा, ठीक है? उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं हम लोग। ये देखिए, टेक्स्ट एनालाइज़र देखा है जो इसका टाइप है, जो हम लोग स्ट्रिंग फ्रॉम करके बनाते हैं, वो क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप है और ये रेफरेंस टाइप एसटीआर टाइप है, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। ये वैल्यू जो होती है वो हमारी हीप में स्टोर होती है और ये हमारी वैल्यू जो होती है दोस्तों यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है, ये एक्चुअली स्टैटिक वैल्यू जाती है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ दोस्तों, ठीक है? और मैं इसको रस्ट एनालाइज़र ऑफ कर दूँ, फिर भी ये कोड चलेगा, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप है। ये एक्चुअली एक स्लाइस टाइप होता है, जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कोई भी वेरिएबल उसके आगे ये ना डबल कोट में बंद करके कोई कुछ भी लिख देते हैं, ये हमारा एक्चुअल में स्लाइस टाइप होता है, वो किसी स्ट्रिंग का स्लाइस होगा, ये स्ट्रिंग का स्लाइस है, स्ट्रिंग स्लाइस टाइप है। अब ये किस स्ट्रिंग का स्लाइस है? क्योंकि हमने कोई पहले तो स्ट्रिंग डिफाइन की नहीं जिसका वो स्लाइस कट के आया है, तो ये किस स्ट्रिंग का स्लाइस है? तो एक्चुअली दोस्तों आप इसको ऐसे समझो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेफर कर रहा है एक स्ट्रिंग को जो कहाँ सेव है, वो हीप में नहीं सेव है। वो इस स्ट्रिंग को जब आपका कंपाइलर कोड कंपाइल करता है, इसको जब नहीं मिलता है कि भाई ये स्ट्रिंग साइज़ का, तो ये आपके स्टैटिक कोड में ही हेलो वर्ल्ड लिख देता है। आपका जब कोड कंपाइल होता है तो आप में मैंने कहा था 3 तरीके की स्पेस होती है, एक स्टैटिक होता है जो आपके कोड को सेव करता है। एक होता है आपका हीप टाइप का, एक होता है स्टैक टाइप का। अब क्योंकि ये हमने कोड के साथ ही यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग लिख दी है, तो ये स्ट्रिंग स्लाइस उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी पूरी वैल्यूज़ को, ठीक है? वो रेफर कर रहा होता है जो आपके कोड के समय पे वहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो उसको रेफर कर रहा होता है और उसको हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे ये देके यूज़ कर रखा होता है, ठीक है? तो आप कहोगे ये कहाँ सेव होता है? कोई पूछे कहाँ सेव होता है? ना ही ये आपका स्टैक में सेव होता है, ना ही आपका ये जो आप ऐसे स्ट्रिंग लिटरल शो करते हो ना, बनाते हो, ना ही आपका स्टैक में होता है दोस्तों, ना ही ये हीप में होता है, ये आपका स्टैटिक टाइप का जो लोकेशन होता है रैम में, जहाँ पे आपका कोड सेव होता है, वहाँ पे होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये हमारा अंडरस्टैंडिंग ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। ओनरशिप, रेफरेंस, बोरोइंग एंड स्लाइस और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताने की बहुत अच्छे से ट्राई किया दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ये क्रैश कोर्स खत्म कर दूँ दोस्तों। ठीक है? जिसमें हम लोग अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स, आगे प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर सकें, बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और भी हमारी ब्लॉकचेन बनानी हो या फिर मैं कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना हो, हम इसका यूज़ करके बना सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करिए, इसके आने वाले वीडियोज़ को भी देखिएगा दोस्तों। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्लाइस के बीच में मैंने एक डिफरेंस ब्रॉडर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ज़ीरो टू एडवांस वीडियो बनाई है रस्ट पे। वहाँ पे बहुत अच्छे से और अच्छे से समझाया, मैंने एक पूरा वीडियो ही इस पे बनाया दोस्तों। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।